जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्यों एक इंसान आसमान छू लेता है और दूसरा सारी जिंदगी जमीन पर ही ठोकरें खाता रह जाता है? क्यों कुछ लोग लाखों करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग रोजमर्रा के खर्चों में ही उलझे रहते हैं? क्यों कोई इंसान दूरदृष्टि वाला जीनियस कहलाता है और कोई दूसरा वही का वही रह जाता है? क्या फर्क है इन दोनों में? जवाब है सोचने के तरीके में। याद रखो, जैसा तुम्हारा सोचना होगा वैसा ही तुम्हारा एहसास होगा, जैसा एहसास होगा वैसा ही तुम्हारा काम होगा, और जैसा काम तुम बार बार करोगे वही तुम्हारी आदत बन जाएगा। और आदत, वही तो असली किस्मत लिखती है। आदत ही अमीर और गरीब के बीच का फर्क बनाती है। आदत ही किसी को सफल और किसी को असफल बनाती है। आदत ही किसी को चालाक और किसी को मूर्ख बना देती है। सोचकर देखो, दुनिया के सारे अरबपति, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हों, रतन टाटा हों या गौतम अडानी, इन सब ने दुनिया को बाकी लोगों से अलग नजर से देखा। इतिहास के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, इन सब का कमाल सिर्फ उनकी खोजों में नहीं था, बल्कि उनकी सोचने की अनोखी शैली में था। तो असली सवाल है, क्या तुम्हारी सोच तुम्हें आगे ले जाएगी या वहीं रोक कर खड़ी कर देगी? और यही रहस्य खोलने के लिए आई है यह किताब, सोचना तेज और धीमी। एक ऐसी किताब जो तुम्हें अपने ही दिमाग की परतें खोलकर दिखाएगी, जहां तुम जानोगे कब तुम्हारा दिमाग तेजी से भाग रहा है और कब वो धीरे धीरे गहरी समझ बना रहा है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं समरी हब के साथ। और हां, अगर तुम भी चाहते हो कि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस ऑडियो बुक को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक क्लिक किसी और की पूरी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 1, द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक थिएटर है और उस थिएटर के अंदर दो मुख्य किरदार रहते हैं। पहला किरदार तेज है, बिजली की तरह, जैसे कोई बच्चा तुरंत जवाब दे देता है बिना ज्यादा सोच विचार के। दूसरा किरदार धीमा है, जैसे कोई बूढ़ा साधु जो हर बात पर बैठकर चाय पीते हुए आराम से सोचता है। हम इन्हें कहेंगे सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 यानी फर्स्ट दिमाग और सिस्टम 2 यानी स्लो दिमाग। अब आप सोच रहे होंगे, ये सिस्टम है क्या? सिस्टम 1 वो है जो आपके लिए ऑटोमेटिक काम करता है, जैसे सड़क पर कोई गेंद लुढ़कती हुई देखना और तुरंत साइड हो जाना, या किसी को मुस्कुराते देख बिना सोचे मुस्कुरा देना। ये आपका तेज दिमाग है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। सिस्टम 2 अलग है। ये तब आता है जब आपको किसी कठिन सवाल का जवाब ढूंढना हो, जैसे 17 का 24 से गुणा करो। देखा, आपके दिमाग में तुरंत कैलकुलेटर नहीं चला, आपका चेहरा हल्का सा सिकुड़ गया और दिमाग बोला, ठहरो, मुझे काम करना है। ये है स्लो दिमाग। आपका तेज दिमाग जल्दी फैसले करता है और अक्सर सही भी होता है, लेकिन कभी कभी गलती भी करता है। और धीमा दिमाग भले समय ले, लेकिन ज्यादातर सटीक जवाब देता है। जरा एक सीन सोचिए, आप सुबह उठते हैं और रसोई में जाते हैं। कॉफी बन रही है, खुशबू आ रही है, और अचानक आपकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ती है। बिना सोचे आप उछल जाते हैं। ये है सिस्टम 1। फिर आप समझते हैं, अरे ये तो खिलौना है। ये समझ आया सिस्टम 2 के सोचने के बाद। सिस्टम 1 का काम है आपको तुरंत रिएक्ट कराना, ताकि आप खतरे से बच सकें, जल्दी खुश हो सकें, जल्दी दुखी हो सकें। यह आपके इमोशन से जुड़ा है। लेकिन सिस्टम 2 तर्क देता है, लॉजिक लाता है और कहता है, रुको, जरा जांच लो। मजेदार बात यह है कि ये दोनों सिस्टम मिलकर हमारी पूरी जिंदगी चलाते हैं। लेकिन अक्सर सिस्टम 1 इतना तेज होता है कि सिस्टम 2 को मौका ही नहीं देता, और यही से शुरू होती हैं हमारी सोच की सबसे बड़ी गलतियां। आपको एक छोटा सा खेल खिलाता हूं। अगर मैं कहूं एक बल्ला और एक बॉल की कुल कीमत 110 रुपये है, बल्ला बॉल से 100 रुपये महंगा है, बॉल की कीमत क्या है? आपका तेज दिमाग तुरंत बोलेगा 10 रुपये। लेकिन ठहरो, स्लो दिमाग को चलाओ। अगर बॉल 10 रुपये की होती तो बल्ला 110 का होता और कुल 120 हो जाता। गलत। सही जवाब है, बॉल 5 रुपये की है और बल्ला 105 का। देखा, तेज दिमाग ने गलती कर दी। जिंदगी में भी यही होता है। हम जल्दी जल्दी राय बना लेते हैं, फैसले कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि असलियत अलग थी। इसीलिए
कभी कभी सिस्टम 2 को सक्रिय करना जरूरी है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिस्टम 2 आलसी है। वो तभी उठता है जब आप उसे जबरदस्ती उठाओ। ये दोनों सिस्टम के बीच एक मजेदार रिश्ता है, जैसे एक चालाक तेज जासूस और एक आलसी लेकिन समझदार जज। जासूस हर चीज पर तुरंत राय देता है और जज कहता है मैं बाद में देखूंगा। समस्या यह है कि जज ज्यादातर वक्त चुपचाप जासूस की बात मान लेता है। हमारे दिमाग का ये खेल सिर्फ गणित या पहेली में नहीं होता, बल्कि प्यार में, पैसों में, राजनीति में और रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। कभी आपने नोटिस किया है, किसी को पहली बार देखकर आप तुरंत सोच लेते हैं ये अच्छा इंसान है या ये भरोसे लायक नहीं। ये सिस्टम यस का जादू है। लेकिन अगर आप वक्त लेकर सोचें तो आपको पता चलेगा कि पहली राय हमेशा सही नहीं थी। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और दूर से कोई परिचित सा चेहरा दिखा। आपका दिमाग तुरंत नाम ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर मिल गया, बढ़िया। अगर नहीं मिला तो आपका स्लो सिस्टम सक्रिय होगा और धीरे धीरे याद करेगा कि यह आपके स्कूल का दोस्त था। मजेदार बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सिस्टम 1 से इतने प्रभावित होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी बार बिना सोच विचार के फैसले कर लेते हैं। ये फैसले कभी सही होते हैं, कभी बेहद हास्यास्पद। सोचिए, अगर आपका तेज सिस्टम आपको कहता है अरे ये शॉर्टकट है, यहीं से जाओ, और आप जाते हैं और फिर पता चलता है कि रास्ता बंद है, तो गलती किसकी? आप कहेंगे दिमाग ने गलत बताया, लेकिन असल में सिस्टम 2 ने काम ही नहीं किया। अब जरा सोचिए, अगर हम दोनों सिस्टम को सही समय पर इस्तेमाल करना सीख लें, तेज वाला तब जब खतरा हो या छोटा सा निर्णय लेना हो, और धीमा वाला तब जब बड़ा फैसला हो या जटिल सोच की जरूरत हो, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। चैप्टर 2, अटेंशन एंड एफर्ट। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह थकता है, और अगर बहुत इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी थक जाता है। ध्यान और मेहनत, यही है इस चैप्टर की कहानी। जरा सोचिए, आप कार चला रहे हैं, सड़क पर गाड़ी है, हॉर्न बज रहे हैं, सिग्नल बदल रहा है, और उसी समय आपका दोस्त आपको कोई मजेदार चुटकुला सुनाने लगता है। क्या होगा? या तो आप चुटकुले पर ठीक से हंस नहीं पाएंगे, या फिर आपकी गाड़ी किसी गड्ढे में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान, अटेंशन, एक समय में पूरी तरह सिर्फ एक जगह ही गहराई से जा सकता है। हमारा दिमाग एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन सच ये है कि गहरी सोच एक समय में बस एक ही जगह हो सकती है। बाकी सब ऑटोमेटिक चलता है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, आंखें झपक रही हैं। ये सब बिना किसी मेहनत के हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपको कुछ मुश्किल करना हो, आपका दिमाग एक स्विच की तरह ध्यान उसी पर फोकस करता है, और उस फोकस की एक कीमत होती है, मेहनत। ये मेहनत असल में मानसिक ऊर्जा है। ये अदृश्य है लेकिन असली है। और मजेदार बात, ये ऊर्जा लिमिटेड है, यानी आप इसे दिन भर बेपरवाह खर्च नहीं कर सकते। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहूं 2 और 2 जोड़ो। आप तुरंत कहेंगे 4। कोई थकान नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब अगर मैं कहूं 24 को सारांश से गुणा करो, आपका चेहरा तुरंत बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी चीजों को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। जब हम किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो हमारे दिमाग का स्लो सिस्टम, सिस्टम 2, एक्टिव होता है। यह सिस्टम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आलसी भी है। वो तब तक नहीं उठता जब तक काम आसान है, लेकिन जैसे ही कोई चुनौती आती है, यह सक्रिय होता है, और तभी से आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च होनी शुरू हो जाती है। ये ऊर्जा खर्च होने का असर तुरंत दिखता है, जैसे आप मुश्किल गणित करते हुए किसी का नाम याद नहीं रख पाते, या गाड़ी चलाते हुए फोन पर मैसेज टाइप करने की कोशिश करें। दोनों काम अच्छे से नहीं होंगे, क्योंकि आपका ध्यान बंट जाता है और आपका दिमाग दोनों जगह बराबर मेहनत नहीं दे पाता। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास एक ही बैटरी है और आप उससे एक साथ पंखा, टीवी और फ्रिज चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद बैटरी कमजोर पड़ जाएगी। ध्यान और मेहनत की एक और दिलचस्प बात है, ये भावनाओं से जुड़ी होती है। अगर कोई काम आपको पसंद है तो आपको मेहनत का बोझ कम लगता है। जैसे बच्चा घंटों वीडियो गेम खेल सकता है बिना थके, लेकिन वही बच्चा अगर 1 घंटे गणित की किताब पढ़े तो थकान से कराहने लगेगा। मतलब दिमाग सिर्फ कठिनाई से नहीं,
बल्कि रुचि और मूड से भी प्रभावित होता है। ध्यान लगाने की एक सीमा है और ये सीमा हर इंसान के लिए अलग होती है। कुछ लोग थोड़ी मेहनत में ही थक जाते हैं और कुछ लोग लंबे समय तक फोकस बनाए रखते हैं। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान 24 घंटे तक एक ही चीज पर गहरा ध्यान नहीं रख सकता। हमारा दिमाग बीच बीच में ब्रेक मांगता है और अगर हम उसे ब्रेक नहीं देते तो वो खुद ही हमारी सोच को धीमा कर देता है। एक और बात, ध्यान एक चुंबक की तरह है। जिस चीज पर यह टिक जाता है, बाकी दुनिया फीकी लगने लगती है। इसका फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा ये कि आप किसी काम में पूरी तरह डूब सकते हैं। नुकसान ये कि आप बाकी चीजें मिस कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल पर इतना खो जाएं कि सामने रखा खाना ठंडा हो जाए, या कोई आपको 3 बार बुला चुका हो और आपको सुनाई ही न दे। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें हर समय अपना ध्यान बांट कर रखना चाहिए? नहीं। असल खेल यह है कि आप अपने ध्यान को सही समय पर सही जगह पर लगाएं। छोटी मोटी आसान चीजें सिस्टम 1 के हवाले छोड़ दीजिए और जो बड़ी मुश्किल और महत्वपूर्ण चीजें हैं वहां अपना सिस्टम 2 लगाइए और फोकस की पूरी ताकत दीजिए। लेकिन याद रखिए, यह ताकत खत्म हो सकती है। अगर आप लगातार बिना ब्रेक के मानसिक मेहनत करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे गलतियां करने लगेगा और यहीं से थकान, चिड़चिड़ापन और गलत फैसले शुरू होते हैं। इसीलिए समझदार इंसान अपने ध्यान और मेहनत को बर्बाद नहीं करता। वो जानता है कि कब तेज सोचना है और कब आराम लेना है। जैसे एक अच्छे खिलाड़ी को पता होता है कि मैच के बीच में कब पानी पीना है, कब धीमे खेलना है और कब पूरी ताकत लगानी है। ध्यान और मेहनत हमारे दिमाग के ईंधन की तरह है। अगर हम इन्हें बेकार चीजों पर खर्च करते रहे, सोशल मीडिया की अनगिनत स्क्रॉलिंग, बेकार बहसें या फालतू चिंता, तो जब असली जरूरत होगी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अगली बार जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास अभी ध्यान और मेहनत की बैटरी फुल है? अगर नहीं तो पहले उसे रिचार्ज कीजिए। ये रिचार्ज कोई जादू नहीं, थोड़ी नींद, थोड़ा टहलना या थोड़ी चुप्पी ही काफी है। और हाँ, याद रखिए, ध्यान सोने जैसा है। जितना बचाएंगे उतना अमीर रहेंगे, जितना लुटाएंगे उतनी जल्दी खाली हो जाएगा। इसीलिए ध्यान का निवेश समझदारी से कीजिए और मेहनत वहीं लगाइए जहां उसका सबसे बड़ा फायदा हो। चैप्टर 3, द लेजी कंट्रोलर। जरा सोचिए, आपके दिमाग के अंदर एक बॉस बैठा है, बड़ा ही समझदार लेकिन थोड़ा सा आलसी। उसका नाम है सिस्टम 2। ये वही हिस्सा है जो धीरे धीरे सोचता है, तर्क करता है और मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढता है। लेकिन सच कहें तो ये बॉस तभी काम करता है जब बिल्कुल जरूरी हो। बाकी समय ये अपना सारा काम अपने असिस्टेंट सिस्टम 1 को दे देता है और सिस्टम 1, जो बिजली की तरह तेज है, तुरंत फैसले कर देता है। हाँ, कभी कभी सही, कभी कभी गलत। ये आलसी कंट्रोलर यानी सिस्टम 2 बिल्कुल उस मैनेजर जैसा है जो ऑफिस में बैठकर अखबार पढ़ रहा है, चाय पी रहा है और कह रहा है, अरे ये तो छोटा काम है, इसे जूनियर कर देगा। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा पेचीदा काम आता है तब जाकर ये कुर्सी से उठता है। आप भी महसूस करेंगे कि जब कोई आसान सवाल पूछा जाता है तो आपका तेज दिमाग तुरंत जवाब देता है। जैसे 2 और 2 जोड़ो 4। इसमें कोई मेहनत नहीं लगी, लेकिन अगर मैं कहूं 27 को 43 से गुणा करो तो आपका चेहरा बदल जाएगा। अचानक आप चुप हो जाएंगे, ध्यान लगाने लगेंगे। यही है आलसी कंट्रोलर का एक्टिव होना। यह आसानी से उठता नहीं, लेकिन जब उठता है तो बहुत सटीक काम करता है। मजेदार बात यह है कि सिस्टम 2 को काम करने में ऊर्जा लगती है। यह मानसिक ऊर्जा है जो जल्दी थक जाती है। इसलिए यह कोशिश करता है कि कम से कम मेहनत करनी पड़े। और यही गड़बड़ होती है, क्योंकि आलस में यह कई बार सिस्टम 1 के गलत फैसले को भी सही मान लेता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और एक आदमी को देख रहे हैं जो महंगे कपड़े पहने हैं, हाथ में एक बड़ा बैग है। आपका तेज दिमाग तुरंत कहेगा, यह आदमी अमीर है, और आपका आलसी कंट्रोलर बिना जांचे परखे सिर हिला देगा। हाँ, सही है, लेकिन हकीकत यह भी हो सकती है कि वो कपड़े किराए के हों, बैग खाली हो और आदमी के पास पैसे ना हों। पर कंट्रोलर को आलस है, वो जांच नहीं करेगा। यही वजह है कि हम कई बार जल्दी जल्दी राय बना लेते हैं और फिर उन्हीं पर टिक जाते हैं। सिस्टम 2 को चलाना मुश्किल है क्योंकि इसमें ध्यान और मेहनत लगती है और इंसान का दिमाग स्वभाव से बचत करना चाहता है। ऊर्जा बचाना, समय बचाना, मेहनत बचाना,
ये आलसी कंट्रोलर आपको एक और तरीके से धोखा देता है। कभी आपने देखा है कोई लंबा या मुश्किल आर्टिकल पढ़ते पढ़ते आपको नींद आने लगती है? ऐसा इसलिए नहीं कि आर्टिकल बोरिंग है, बल्कि इसलिए कि आपका सिस्टम दो थक रहा है। ये कह रहा है, बस बहुत सोच लिया, अब कुछ हल्का करते हैं। और फिर आपका ध्यान भटकने लगता है, मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव ईज कहा जाता है, यानी दिमाग को आसान चीजें पसंद हैं। अगर कुछ हल्का है तो हम उसे तुरंत अपना लेते हैं, और अगर कुछ कठिन है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। आलसी कंट्रोलर का ये आलस्य हमें रोजमर्रा के फैसलों में भी प्रभावित करता है। जैसे दुकानदार अगर आपको कोई ऑफर दिखाए, 2 खरीदो 1 फ्री, तो आप बिना ज्यादा सोचे खरीद लेते हैं। आपका सिस्टम यन खुश हो जाता है और सिस्टम दो कहता है, चलो ठीक है, इतना सोचना नहीं चाहिए। अब सवाल यह है, क्या आलसी कंट्रोलर को बदलना मुमकिन है? सच कहूं तो इसे पूरी तरह बदलना मुश्किल है। यह हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इसे ट्रेन कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, पैसे का, रिश्तों का, करियर का, तो खुद को मजबूर करें कि एक बार रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या मैं आलस में यह फैसला ले रहा हूं या सच में जांच परख कर? यह रुकने का पल आपके तेज दिमाग के ऑटोमेटिक फैसले और आपके समझदार दिमाग के सोच समझकर किए गए फैसले के बीच का ब्रिज है। अगर आप ये ब्रिज इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं। और हाँ, इसमें मेहनत लगेगी। शुरुआत में आपको थकान महसूस होगी, लेकिन जैसे मांसपेशी एक्सरसाइज से मजबूत होती है, वैसे ही आपका कंट्रोलर भी मजबूत होगा। और जब यह मजबूत हो जाएगा, तो जरूरत पड़ने पर यह आलसी नहीं बनेगा, बल्कि समय पर उठकर सही फैसले करेगा। तो अगली बार जब कोई आपसे जल्दी जल्दी जवाब मांगे या कोई ऑफर आपके सामने आए, तो अपने दिमाग से कहिए, रुक जरा, पहले सोचते हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा वही होता है जो पहले ठहर कर रास्ता देख ले। चैप्टर 4, द एसोसिएटिव मशीन। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, मैं आपको एक शब्द बोलता हूं, पढ़ाई। अगले ही पल आपके दिमाग में शायद किताब की तस्वीर आई होगी, स्कूल का बोर्ड दिखा होगा या किसी टीचर का चेहरा याद आया होगा। मैं कहूं बारिश, तो हो सकता है आपके कानों में पानी की बूंदों की आवाज गूंज गई हो, नजर में भीगी सड़क आ गई हो और नाक में मिट्टी की खुशबू तैर गई हो। देखा, आपने कोशिश भी नहीं की, लेकिन आपका दिमाग तुरंत अपने आप ढेर सारी चीजें जोड़ लाया। यही है आपके दिमाग की सबसे अद्भुत ताकत, एसोसिएशन, यानी जोड़ने की क्षमता। हमारा दिमाग एक एसोसिएटिव मशीन है, यानी जुड़ाव बनाने की मशीन। ये हर पल, हर सेकंड चीजों को एक दूसरे से जोड़ता रहता है। आपको महसूस भी नहीं होता, लेकिन ये काम बिना रुके चलता रहता है। कोई भी शब्द, आवाज, तस्वीर या गंध आपके दिमाग में दूसरी यादों, भावनाओं और अनुभवों को खींच लाती है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है जैसे ये जादू है। लेकिन ये जादू कभी कभी हमें बेवकूफ भी बना देता है, क्योंकि दिमाग हर चीज को जोड़ने में इतना तेज है कि कभी कभी गलत कनेक्शन भी बना लेता है। जैसे आपने किसी को लाल रंग की कार में जाते देखा और उसी समय सड़क पर तेज हॉर्न सुना। अगर थोड़ी देर बाद फिर लाल कार दिखे, तो आपके अंदर अजीब सी बेचैनी हो सकती है, क्योंकि आपके दिमाग ने कार और हॉर्न को जोड़ दिया। भले ये असली वजह ना हो, लेकिन दिमाग ने लिंक बना दिया। ये मशीन काम कैसे करती है? मान लीजिए आप कहते हैं नींबू। आपके दिमाग में सिर्फ नींबू का चित्र नहीं आता, उसके साथ स्वाद, खट्टापन, शायद मुंह में पानी आना। और अगर कभी बचपन में किसी ने नींबू पानी बेचा हो, तो उसकी याद भी आ जाती है। यानी एक शब्द ने आपके अंदर पूरा नेटवर्क एक्टिव कर दिया। यही कारण है कि विज्ञापन वाले, फिल्म वाले और यहां तक कि नेता भी कुछ खास शब्द या तस्वीरें बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये आपके दिमाग की एसोसिएटिव मशीन को चालू कर देंगे और आप उस भावना को असली मान लेंगे। जैसे अगर कोई बार बार सुरक्षा शब्द के साथ किसी प्रोडक्ट का नाम बोले, तो आपका दिमाग प्रोडक्ट शीर्ष सुरक्षा मान लेगा, भले उसमें सुरक्षा जैसी कोई चीज ना हो। मजेदार बात यह है कि यह मशीन हमेशा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काम करती है। अगर मैं कहूं पेन, तो आप शायद लिखने का पेन सोचेंगे, लेकिन अगर मैं पहले कहूं सर्जन और फिर कहूं पेन, तो आपका दिमाग सर्जरी का पेन सोच लेगा। यानी आपके दिमाग की सोच आसपास के माहौल और पहले दी गई जानकारी से प्रभावित होती है। ये मशीन इतनी ऑटोमेटिक है
कि हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। आप कोई शब्द सुनते हैं, कोई गंध महसूस करते हैं और तुरंत आपका दिमाग पुराने अनुभवों के दरवाजे खोल देता है। कभी यह दरवाजा सुखद होता है, कभी डरावना। इसलिए यादें, खुशबू, संगीत, ये सब इंसान की भावनाओं को इतनी तेजी से बदल सकते हैं। लेकिन असली खेल ये है कि हमारा सिस्टम 1 यानी तेज सोच वाला दिमाग इसी एसोसिएशन मशीन पर चलता है। वो इन जोड़ियों से जल्दी जल्दी फैसले बना लेता है, बिना सिस्टम 2 से पूछे। और अगर सिस्टम 2 यानी हमारा सोच समझकर काम करने वाला दिमाग आलसी मोड में है, तो हम इन्हीं ऑटोमेटिक कनेक्शनों के आधार पर फैसले ले लेते हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर अंधविश्वास पाल लेते हैं या छोटी सी घटना को बहुत बड़ा मतलब दे देते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई अच्छा काम हुआ और उसी दिन आपने कोई खास टी शर्ट पहनी थी। हो सकता है आप सोच लें कि यह टी शर्ट लकी है। असल में इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, यह सिर्फ आपकी एसोसिएटिव मशीन का खेल है। तो सवाल यह है, क्या यह मशीन हमेशा हमारे खिलाफ काम करती है? नहीं, असल में यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मशीन हमें तुरंत फैसले लेने, सीखने और खतरे से बचने में मदद करती है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब हम इसकी सीमाओं को समझेंगे। जब हमें लगे कि हम सिर्फ ऑटोमेटिक कनेक्शन के आधार पर कुछ मान रहे हैं, तो हमें थोड़ी देर रुककर सिस्टम 2 को जगाना चाहिए। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपका दिमाग एक बहुत तेज और होशियार लेकिन कभी-कभी अति उत्साही दोस्त हो। वो हर चीज को जोड़ देता है। अरे ये ऐसे है क्योंकि ये वैसा है, लेकिन उसकी हर बात मान लेना समझदारी नहीं है। कभी कभी आपको खुद से कहना पड़ता है, रुको, सच में क्या कनेक्शन है, ये देख लेते हैं। दिमाग की ये जोड़ने वाली मशीन हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारे रिश्तों की बुनियाद है। अगर आप इसे समझ गए तो आप देखेंगे कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। और ये आपको एक तरह की मानसिक सुपर पावर दे देगा, क्योंकि जब बाकी लोग ऑटोमेटिक एसोसिएशन में बह रहे होंगे, आप रुककर असली तस्वीर देख पाएंगे। और अगली बार जब कोई आपको एक शब्द बोले और आपका दिमाग दौड़ना शुरू करे, तो मुस्कुराकर सोचिए, अरे मेरी एसोसिएटिव मशीन चालू हो गई है। बस फर्क इतना है कि अब आप इसके ड्राइवर हैं। ये आपका चैप्टर 5 कॉग्निटिव ईज। जरा सोचिए, आप सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं। सामने एक बड़ा साफ सुथरा विज्ञापन है। उसमें मोटे अक्षरों में लिखा है, ये दवा हर बीमारी दूर करती है। नीचे हंसते हुए लोग, चमकीली तस्वीरें और प्यारे रंग। आपका दिमाग बिना ज्यादा सोचे मान लेता है, हाँ ये तो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर यही लाइन छोटी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में धुंधली तस्वीर के साथ होती, तो शायद आप उसे संदेह से देखते। यही है दिमाग का खेल। इसे आसान चीजें पसंद हैं, साफ चीजें पसंद हैं और बार बार दिखने वाली चीजें तो और भी ज्यादा पसंद हैं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ईज, यानी मानसिक आसानी। हमारा दिमाग दो तरह से महसूस करता है, या तो चीजें आसान लगती हैं या मुश्किल। जब चीजें आसान लगती हैं तो हमें लगता है सब ठीक है, सुरक्षित है और सच है। और जब चीजें मुश्किल लगती हैं तो हम सावधान हो जाते हैं, शक करने लगते हैं और ज्यादा मेहनत से सोचते हैं। कॉग्निटिव ईज यानी आसान महसूस होना हमारे फैसलों पर, हमारी यादों पर और हमारी मान्यताओं पर गहरा असर डालता है। एक आसान उदाहरण लीजिए। अगर कोई बात आपने पहले सुनी है तो अगली बार वो आपको ज्यादा सच्ची लगेगी, चाहे वो सही हो या गलत। इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई का भ्रम। अगर मैं आपसे कहूं गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी जमता है और आप इसे 5-6 बार अलग अलग जगह पढ़ लें, तो हो सकता है आप मान लें कि यह सही है, भले ही विज्ञान कुछ और कहे। आपका दिमाग कहेगा, यह तो जानी पहचानी बात है, जरूर सच होगी। कॉग्निटिव ईज का एक और तरीका है साफ और सरल प्रस्तुति। अगर मैं आपको एक वाक्य बड़े साफ अक्षरों में दिखाऊं, तो आप जल्दी पढ़ेंगे और जल्दी मान लेंगे। लेकिन वही वाक्य अगर छोटे धुंधले अक्षरों में हो, तो आपका दिमाग रुक जाएगा और पूछेगा, क्या यह सच है? यानी कठिनाई आने पर दिमाग स्लो मोड में चला जाता है और आसानी मिलने पर फास्ट मोड में। यह आसान महसूस होना हमेशा अच्छा नहीं होता, कई बार यह हमें धोखा भी दे देता है। सोचिए, एक गाना जो आप रोज सुनते हैं, कुछ हफ्तों में आपको अच्छा लगने लगेगा, भले शुरुआत में आपको पसंद ना आया हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उसे बार बार सुनने से
फैमिलियर मान लेता है, और जो चीज जानी पहचानी हो उसे वो सुरक्षित और सुखद मानता है। अब कॉग्निटिव ईज का असर सिर्फ पढ़ने सुनने में नहीं बल्कि हमारे मूड में भी है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग आसानी से फैसले करता है, ज्यादा सवाल नहीं पूछता। लेकिन जब हम थके, उदास या तनाव में होते हैं तो दिमाग सतर्क हो जाता है, हर चीज पर शक करता है और ज्यादा मेहनत से सोचता है। यही वजह है कि खुश इंसान ज्यादा भरोसा करते हैं और कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई चीज लय में कही जाए, तुकबंदी में हो, तो वो हमें ज्यादा सच्ची लगती है। जैसे जो जागे वही पाए, ये तुक में है तो हमें याद भी रहता है और सही भी लगता है। जबकि वही बात अगर साधारण शब्दों में कहें, जो जल्दी उठता है उसे लाभ मिलता है, तो असर थोड़ा कम हो जाएगा। कॉग्निटिव ईज का इस्तेमाल करने वाले लोग इसे अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं। विज्ञापन वाले, पॉलिटिशियन, यहां तक कि लेखक भी बार बार एक बात दोहराते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाए, और जब वो बैठ जाती है तो वो सच जैसी लगने लगती है। इसीलिए आपको टीवी पर, होर्डिंग पर, रेडियो पर एक ही लाइन बार बार सुनने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस आसान एहसास से डरना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई बात सिर्फ इसलिए सही लग रही है क्योंकि वो साफ, आसान या बार बार दोहराई गई है, तो जरा रुक कर सोचिए। अपने स्लो दिमाग यानी सिस्टम 2 को जगाइए और पूछिए, क्या ये सच है या बस आसान लग रहा है? कभी कभी मुश्किल रास्ता ही सही होता है, क्योंकि मुश्किल चीजें हमें ज्यादा ध्यान से सोचने पर मजबूर करती हैं, और आसान चीजें, चाहे वो सुखद लगें, हमें गलतियों की ओर भी धकेल सकती हैं। चैप्टर 6, नॉर्म्स, सरप्राइजेस एंड कॉजेस। कभी आपने गौर किया है कि हम इंसान एक तरह के ऑटो पायलट पर चलते रहते हैं? जैसे रोज सुबह चाय पीना, मोबाइल चेक करना या रास्ते में उसी दुकान से समोसा लेना, ये सब आदत बन जाती है। इन आदतों के पीछे एक और गहरी चीज होती है, जिसे कह सकते हैं हमारे नॉर्म्स, यानी हमारे दिमाग का ये तय कर लेना कि चीजें आम तौर पर कैसी होती हैं। नॉर्म्स मतलब हमारी उम्मीदों का वो ढांचा जो हमें बताता है कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए। अब सोचिए, अगर किसी दिन वही समोसे वाला आपको हंसते हुए फ्री में समोसा दे दे, आपका दिमाग क्या करेगा? पहले तो चौंकेगा, फिर सोचेगा, अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई। ये है सरप्राइज, यानी जब हकीकत हमारे नॉर्म्स से मेल ना खाए तो दिमाग का अलार्म बज उठता है। हमारा दिमाग एक बहुत दिलचस्प मशीन है। ये सिर्फ नोटिस नहीं करता कि चीज अलग है, बल्कि तुरंत कारण ढूंढना शुरू कर देता है, और ये कारण ढूंढने में बहुत जल्दी करता है। कभी कभी इतनी जल्दी कि गलत भी हो जाता है। जैसे अगर कोई दोस्त देर से आया तो हम सोच लेते हैं, जरूर वो मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि असल में वो ट्रैफिक में फंसा था। यानी हम न सिर्फ सरप्राइज नोटिस करते हैं, बल्कि उसके पीछे कहानी भी गढ़ लेते हैं, कभी सही कभी गलत। यही हमारे दिमाग का कॉज मशीन वाला पार्ट है। हम हर चीज के पीछे एक कारण ढूंढते हैं, क्योंकि बिना कारण की कहानी हमारे दिमाग को अधूरी लगती है। ये आदत हमारे जीने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम नॉर्म्स और सरप्राइज नोटिस ना करें तो खतरे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि कभी कभी हम वहां भी कारण ढूंढ लेते हैं जहां असल में कोई कारण होता ही नहीं। जैसे बादल गरज रहे हैं और हम सोच लें, आज तो जरूर कुछ बुरा होने वाला है। असल में हमारा दिमाग पैटर्न पकड़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसी में फंस भी जाता है। अगर 3 बार कुछ एक ही तरह से हो जाए तो हम मान लेते हैं कि ये नियम है। जैसे अगर 3 बार लिफ्ट में जाने के बाद बिजली गई तो हम मान लेंगे कि लिफ्ट अशुभ है। ये मजेदार है, लेकिन सच है कि इंसान की सोच में ये खामी जन्मजात है। अब सवाल है कि हम इसका क्या करें। सबसे पहले अपने दिमाग के इस ऑटोमेटिक पैटर्न को पहचानें। जब भी आप किसी सरप्राइज का कारण ढूंढ रहे हों तो खुद से पूछें, क्या मैं सबूत देख रहा हूं या सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं? और अगर ये सिर्फ अंदाजा है तो उसे पकड़े बिना मत मानिए। इस सोच को समझना सिर्फ मनोविज्ञान का खेल नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के फैसलों में बहुत मदद कर सकता है। क्योंकि जब आप नॉर्म्स और सरप्राइज के इस खेल को पहचान लेते हैं तो आप ज्यादा साफ, ज्यादा समझदार और ज्यादा संतुलित फैसले लेने लगते हैं। चैप्टर 7, अ मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। सोचिए, आप किसी को पहली बार देखते हैं। उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, हाथ में एक महंगी घड़ी है, चाल ढाल में आत्मविश्वास है। आपका दिमाग तुरंत क्या कहता है? ये इंसान जरूर सफल होगा।
आपने तो अभी उससे बात भी नहीं की, उसके बारे में असली जानकारी भी नहीं है, लेकिन दिमाग ने फैसला सुना दिया। यही है हमारे दिमाग का जादू, या कहें हमारी आदत जल्दी नतीजे पर पहुंचने की। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो नतीजे पर कूदने में माहिर है। ये मशीन खास तौर पर हमारे सिस्टम 1 में रहती है, वही हिस्सा जो तेजी से बिना ज्यादा सोचे फैसले लेता है। ये मशीन कई बार हमें बचाती है, जैसे सड़क पर अचानक आती गाड़ी देखकर आप तुरंत पीछे हट जाते हैं। लेकिन कई बार यही मशीन हमें धोखा भी देती है, जैसे किसी की मुस्कान देखकर मान लेना कि वो भरोसेमंद है। दिमाग ये काम करता क्यों है? क्योंकि उसे जल्दी जल्दी फैसले लेना पसंद है। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, सोचने में मेहनत लगती है, और आलसी दिमाग उस मेहनत से बचना चाहता है। इसीलिए वो थोड़ी सी जानकारी से ही कहानी बना देता है। मान लीजिए आपने किसी को देखा जिसके हाथ में किताब है, और आपने तुरंत सोच लिया ये इंसान बहुत पढ़ाकू होगा। हो सकता है वो किताब सिर्फ फोटो के लिए पकड़ रखी हो, लेकिन आपका दिमाग कहानी गढ़ने में माहिर है। ये मशीन कैसे काम करती है? पहले तो ये आपकी याददाश्त से कोई मिलती जुलती चीज निकालती है, फिर उसे मौजूदा स्थिति से जोड़ देती है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपको किसी लाल कपड़े पहने आदमी ने डांटा था, तो बाद में जब भी कोई लाल कपड़े में दिखे, आपका दिमाग अलर्ट हो सकता है। वो कहेगा, सावधान रहो, ये खतरनाक हो सकता है। भले ही उस इंसान का डांटने से कोई लेना देना ना हो, लेकिन इस तेज फैसले लेने की आदत में एक और चालाकी है। हमारा दिमाग खाली जगह खुद भर देता है। अगर किसी कहानी में एक हिस्सा गायब है, तो दिमाग बाकी हिस्से खुद से बना लेता है, और हम सोचते हैं, हाँ, ये तो सच है। यही वजह है कि अफवाहें इतनी जल्दी फैलती हैं। एक छोटा सा सच लेकर दिमाग उसके चारों तरफ पूरा महल बना देता है। हम क्यों इस जाल में फंस जाते हैं? क्योंकि हमें स्पष्टता पसंद है, अनिश्चितता नहीं। दिमाग को अगर कोई चीज अधूरी मिलती है तो वो बेचैन हो जाता है। बेचैनी कम करने के लिए वो तुरंत फैसला लेता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सोचिए, किसी पार्टी में आपको कोई अनजान चेहरा दिखा और उसने आपको देखकर मुस्कुरा दिया। आपका दिमाग तुरंत सोच सकता है, ये मुझे पसंद करता है, जबकि असलियत ये हो सकती है कि वो बस सभ्यता दिखा रहा था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें कभी तेजी से फैसले नहीं लेने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मशीन हमें कई बार खतरों से बचाती है, मौके पकड़ने में मदद करती है। असली बात यह है कि हमें समझना चाहिए कब ये मशीन सही काम कर रही है, और कब हमें धीरे चलकर सिस्टम 2 यानी गहराई से सोचने वाले दिमाग को चालू करना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में राय सिर्फ पहले इंप्रेशन से बनानी है, तो रुक जाइए। खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इसके लिए पूरा सबूत है, या मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं? यह सवाल ही आपको जल्दी नतीजे पर पहुंचने से रोक सकता है। हमारा दिमाग एक शानदार कहानीकार है, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। अगर हम ये समझ लें, तो हमारी सोच साफ हो सकती है और हम कई गलतियों से बच सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, जल्दी नतीजे पर कूदना आसान है, लेकिन सही नतीजे तक पहुंचना समझदारी है। अब जरा सोचिए, अभी भी आपका दिमाग आपको किसी पुराने अनुभव के आधार पर कोई तेजी से बना हुआ निष्कर्ष दे रहा है क्या? चैप्टर 8, हाउ जजमेंट्स हैपन। सोचिए, आप किसी को पहली बार देखते हैं। उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, हाथ में एक महंगी घड़ी है, चाल ढाल में आत्मविश्वास है। आपका दिमाग तुरंत क्या कहता है? यह इंसान जरूर सफल होगा। आपने तो अभी उससे बात भी नहीं की, उसके बारे में असली जानकारी भी नहीं है, लेकिन दिमाग ने फैसला सुना दिया। यही है हमारे दिमाग का जादू, या कहें हमारी आदत जल्दी नतीजे पर पहुंचने की। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो नतीजे पर कूदने में माहिर है। ये मशीन खास तौर पर हमारे सिस्टम 1 में रहती है, वही हिस्सा जो तेजी से बिना ज्यादा सोचे फैसले लेता है। यह मशीन कई बार हमें बचाती है, जैसे सड़क पर अचानक आती गाड़ी देखकर आप तुरंत पीछे हट जाते हैं। लेकिन कई बार यही मशीन हमें धोखा भी देती है, जैसे किसी की मुस्कान देखकर मान लेना कि वो भरोसेमंद है। दिमाग ये काम करता क्यों है? क्योंकि उसे जल्दी जल्दी फैसले लेना पसंद है। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, सोचने में मेहनत लगती है, और आलसी दिमाग उस मेहनत से बचना चाहता है। इसलिए वो थोड़ी सी जानकारी से ही कहानी बना देता है। मान लीजिए आपने किसी को देखा जिसके हाथ में किताब है, और आपने तुरंत सोच लिया, ये इंसान बहुत पढ़ाकू होगा। हो सकता है वो किताब सिर्फ फोटो के लिए पकड़ रखी हो, लेकिन आपका दिमाग कहानी गढ़ने में माहिर है। ये मशीन कैसे काम करती है?
पहले तो ये आपकी याददाश्त से कोई मिलती जुलती चीज निकालती है, फिर उसे मौजूदा स्थिति से जोड़ देती है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपको किसी लाल कपड़े पहने आदमी ने डांटा था, तो बाद में जब भी कोई लाल कपड़े में दिखे, आपका दिमाग अलर्ट हो सकता है। वो कहेगा, सावधान रहो, ये खतरनाक हो सकता है। भले ही उस इंसान का डांटने से कोई लेना देना ना हो, लेकिन इस तेज फैसले लेने की आदत में एक और चालाकी है। हमारा दिमाग खाली जगह खुद भर देता है। अगर किसी कहानी में एक हिस्सा गायब है, तो दिमाग बाकी हिस्से खुद से बना लेता है और हम सोचते हैं, हाँ ये तो सच है। यही वजह है कि अफवाहें इतनी जल्दी फैलती हैं। एक छोटा सा सच लेकर दिमाग उसके चारों तरफ पूरा महल बना देता है। हम क्यों इस जाल में फंस जाते हैं? क्योंकि हमें स्पष्टता पसंद है, अनिश्चितता नहीं। दिमाग को अगर कोई चीज अधूरी मिलती है, तो वो बेचैन हो जाता है। बेचैनी कम करने के लिए वो तुरंत फैसला लेता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सोचिए, किसी पार्टी में आपको कोई अनजान चेहरा दिखा और उसने आपको देखकर मुस्कुरा दिया। आपका दिमाग तुरंत सोच सकता है, ये मुझे पसंद करता है, जबकि असलियत ये हो सकती है कि वो बस सभ्यता दिखा रहा था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें कभी तेजी से फैसले नहीं लेने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मशीन हमें कई बार खतरों से बचाती है, मौके पकड़ने में मदद करती है। असली बात यह है कि हमें समझना चाहिए कब ये मशीन सही काम कर रही है और कब हमें धीरे चलकर सिस्टम 2 यानी गहराई से सोचने वाले दिमाग को चालू करना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में राय सिर्फ पहले इंप्रेशन से बनानी है, तो रुक जाइए। खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इसके लिए पूरा सबूत है या मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं? ये सवाल ही आपको जल्दी नतीजे पर पहुंचने से रोक सकता है। हमारा दिमाग एक शानदार कहानीकार है, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। अगर हम ये समझ लें, तो हमारी सोच साफ हो सकती है और हम कई गलतियों से बच सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, जल्दी नतीजे पर कूदना आसान है, लेकिन सही नतीजे तक पहुंचना समझदारी है। अब जरा सोचिए, अभी भी आपका दिमाग आपको किसी पुराने अनुभव के आधार पर कोई तेजी से बना हुआ निष्कर्ष दे रहा है क्या? चैप्टर 9, आंसरिंग एन इजियर क्वेश्चन। सोचो, तुम एक मुश्किल सवाल का जवाब देने बैठे हो। सवाल ऐसा है जो दिमाग को खींचता है, जैसे कोई भारी बोझ उठाना पड़े। और तुम्हारा दिमाग, जो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच का खेल खेलता है, धीरे धीरे एक शॉर्टकट ढूंढ लेता है। वो शॉर्टकट क्या है? आसान है। तुम उस मुश्किल सवाल को एक आसान सवाल से बदल देते हो। हाँ बिल्कुल, तुम महसूस भी नहीं करते और तुम्हारा दिमाग कहता है, ये बहुत मुश्किल है, चलो कोई आसपास का आसान सवाल सोचते हैं और उसका जवाब दे देते हैं। मान लो कोई तुमसे पूछे, इस शहर में 10 साल बाद क्राइम रेट कैसा होगा? यह एक बड़ा जटिल रिसर्च वाला सवाल है। इसमें डेटा चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, ट्रेंड समझना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है, अरे छोड़ो यार, ये सब लंबा काम है, चलो अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं उसी पर कुछ बोल देता हूं। और तुम बोल देते हो, क्राइम तो बहुत बढ़ गया है, मुझे लगता है आगे और बढ़ेगा। असल में तुमने क्या किया? तुमने मुश्किल सवाल, भविष्य में क्राइम रेट, को बदल दिया एक आसान सवाल से। अभी मेरा अनुभव कैसा है? ये जो खेल है, इसे डेनियल कानेमन ने नाम दिया सब्स्टिट्यूशन, यानी जगह बदलना। दिमाग के लिए यह एक चुपचाप होने वाला मैजिक ट्रिक है। तुम समझते हो कि तुम असली सवाल का जवाब दे रहे हो, लेकिन असल में तुम आसान सवाल का जवाब दे रहे हो, जो दिखने में उससे मिलता जुलता है, लेकिन है कुछ और। हम सब रोज इस खेल के शिकार होते हैं। मान लो कोई पूछे, तुम अपनी लाइफ से कितने खुश हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें तुम्हारी जॉब, रिश्ते, सेहत, सपने, सब कुछ शामिल है। लेकिन तुम शायद उसी समय के मूड के हिसाब से जवाब दे देते हो। अगर उस समय बारिश हो रही है और तुम्हें बारिश पसंद है, तो तुम कह दोगे, हाँ मैं तो बहुत खुश हूं। और अगर उसी दिन बॉस ने डांट दिया हो, तो तुम कह दोगे, नहीं यार, कुछ खास नहीं चल रहा। तो असली सवाल था पूरी जिंदगी की खुशी, लेकिन दिमाग ने उसे बदल दिया। अभी का मूड कैसा है? ये जो बदलने की आदत है, ये हमारे सिस्टम 1 का काम है। तेज, ऑटोमेटिक, बिना सोचे समझे फैसले लेने वाला सिस्टम। और कई बार ये हमें बचाता भी है, क्योंकि हर बात पर रिसर्च करना, हर सवाल को गहराई से समझना, ये बहुत समय और मेहनत लेता है। लेकिन यही आदत हमें गलत फैसले की तरफ भी धकेल देती है। एक बार की बात है, एक कॉलेज के प्रोफेसर से इंटरव्यू में पूछा गया, क्या आपको लगता है कि आपके देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है?
ये बड़ा सवाल था, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, पिछले हफ्ते मेरे कॉलेज में लैब का फैन खराब हो गया था और अब तक ठीक नहीं हुआ। अरे भाई, फैन की हालत और पूरी शिक्षा व्यवस्था, ये दो अलग बातें हैं, लेकिन दिमाग ने वही किया, मुश्किल सवाल को आसान अनुभव से बदल दिया। हमारे दिमाग में ये ट्रिक इतनी जल्दी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। और मजेदार बात यह है कि हमें लगता है मैं तो बिल्कुल सही सोच रहा हूं। असल में हम सही सोच नहीं रहे, हम आसान सोच रहे हैं। ये सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिकल फैसलों में भी होता है। लोग किसी नेता को वोट देते हैं क्योंकि वो अच्छा बोलता है, या टीवी पर मुस्कुराता है, या उनकी पसंदीदा टीम के साथ फोटो खिंचवाता है। असली सवाल, क्या यह व्यक्ति देश चलाने के काबिल है, बदल जाता है आसान सवाल में, क्या यह मुझे पसंद है। अगर तुम इस पैटर्न को समझ लो तो तुम अपने फैसलों को बहुत सुधार सकते हो। अगली बार कोई तुमसे बड़ा सवाल पूछे तो रुकना, अपने आप से पूछना, क्या मैं सच में इस सवाल का जवाब दे रहा हूं या मैं किसी आसान सवाल का। अगर जवाब आसान वाला है तो ठहर जाओ, दिमाग को मजबूर करो कि वो गहराई में जाए। एक छोटा सा अभ्यास है, जब भी कोई तुमसे राय मांगे, पहले दिमाग में उस सवाल को दोहराओ, फिर खुद से पूछो, अगर ये सवाल स्कूल की परीक्षा में आता तो मैं इसे कैसे हल करता। ये सोचने का तरीका तुम्हें सिस्टम 1 की जल्दबाजी से बचा देगा और सिस्टम 2, जो धीमा लेकिन गहरा सोचता है, को मौका देगा। अब मान लो तुमसे पूछा गया, तुम्हें लगता है आने वाले 5 साल में तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। आसान सवाल क्या बन जाएगा, क्या आज मेरा दिन अच्छा है। लेकिन अगर तुम ठहर कर सोचो तो तुम अपने करियर, सेहत, रिश्तों और भविष्य की प्लानिंग पर भी नजर डालोगे। यही असली सोच है। डेनियल कानेमन हमें यह नहीं कह रहे कि आसान सवाल का जवाब देना गलत है। वो कह रहे हैं कि गलती तब होती है जब हमें पता ही नहीं चलता कि हमने सवाल बदल दिया है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त है, लेकिन वो थोड़ा आलसी दोस्त है, जिसे छोटी गलियों से जाना पसंद है, सीधा रास्ता छोड़कर शॉर्टकट लेना। और अगर तुम चाहते हो कि ये दोस्त तुम्हारे लिए सही काम करे, तो तुम्हें उसे पकड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, भाई शॉर्टकट नहीं, आज लंबा रास्ता लेते हैं। सोचो, अगर तुम ये आदत सीख गए, मुश्किल सवाल को मुश्किल ही रहने देना और उसी का जवाब ढूंढना, तो तुम्हारे फैसले कितने सटीक हो जाएंगे। और यही फर्क होता है एक सोच समझकर जीने वाले इंसान और एक भीड़ के साथ बहने वाले इंसान में। चैप्टर 10, द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। जरा सोचो, तुम एक छोटे से गांव में खड़े हो, वहां सिर्फ 10-15 घर हैं। अब तुम देखते हो कि इस गांव में पिछले 2 साल से कोई भी बीमार नहीं पड़ा। तुम्हें लगता है, वाह, ये गांव तो बहुत हेल्दी है, यहां की हवा, पानी सब कमाल का होगा। लेकिन ठहरो, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक संयोग है। यही है हमारी आज की कहानी, छोटे नमूनों का कानून, जिसे डेनियल कानेमन ने द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स कहा है। हमारा दिमाग अक्सर मान लेता है कि छोटा सा डेटा भी पूरे सच को दिखा देता है, लेकिन असल में जितना छोटा डेटा होता है उतना ही वो हमें गुमराह कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 लोगों का सर्वे है और उनमें से 4 लोग कहते हैं कि उन्हें पिज्जा पसंद है, तो तुम तुरंत सोच सकते हो, वाह, इस शहर में तो सबको पिज्जा पसंद है। लेकिन असल में 5 लोग पूरे शहर का सच नहीं दिखा सकते। यही गलती हम रोज करते हैं। हम छोटे छोटे नमूनों से बड़े बड़े नतीजे निकाल लेते हैं। जैसे अगर किसी स्कूल की 3 क्लास में अच्छे मार्क्स आए तो लोग कहेंगे ये स्कूल बहुत अच्छा है। लेकिन हो सकता है बस उन 3 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की मेहनत ज्यादा हो और बाकी क्लासेस में हाल बुरा हो। डेनियल कानेमन कहते हैं कि हमारा दिमाग, खासकर सिस्टम 1, पैटर्न ढूंढने में एक्सपर्ट है, लेकिन वो यह भूल जाता है कि छोटे नमूने में पैटर्न असली नहीं भी हो सकता। छोटे नमूने में नतीजे ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, मतलब कभी बहुत अच्छे लगेंगे, कभी बहुत बुरे, और हम इसे किस्मत या टैलेंट समझ बैठते हैं। एक मजेदार कहानी सुनो। अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने देखा कि छोटे गांव के स्कूलों में बच्चों के मार्क्स बड़े शहर के स्कूलों से ज्यादा हैं। रिसर्चर खुश हो गए, वाह, छोटे स्कूल बेस्ट हैं, क्योंकि यहां बच्चे टीचर के ज्यादा पास होते हैं और पढ़ाई पर्सनल तरीके से होती है। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी रिसर्च की। इस बार उन्होंने देखा कि सबसे खराब मार्क्स भी छोटे स्कूलों में ही थे। अब क्या मतलब निकला, छोटा स्कूल कभी सबसे अच्छा दिखेगा, कभी सबसे खराब। क्योंकि बच्चों की संख्या कम है तो नतीजे ऊपर नीचे ज्यादा होते हैं।
यही है द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। जब नमूना छोटा होता है तो वो स्थिर नहीं रहता। बड़े नमूने में चीजें संतुलित हो जाती हैं, लेकिन छोटे में उतार चढ़ाव बहुत होता है। ये ऐसे है जैसे पानी का छोटा कटोरा। उसमें अगर 1 चम्मच नमक डालो तो स्वाद बहुत बदल जाएगा, लेकिन अगर वही नमक बड़े तालाब में डालो तो स्वाद पर असर नहीं पड़ेगा। हमारी रोज की जिंदगी में भी ये खेल चलता है। मान लो तुम्हें 3 लोग मिल गए जो किसी खास कंपनी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो तुम सोचोगे ये कंपनी बेकार है। लेकिन ये 3 लोग पूरे हजारों ग्राहकों का सच नहीं बता सकते। या मान लो तुम्हारे मोहल्ले में 2 बार चोरी हो गई, तो तुम्हें लगेगा कि पूरा शहर असुरक्षित है। लेकिन हो सकता है शहर के बाकी हिस्सों में साल भर में एक भी चोरी न हुई हो। छोटा डेटा अक्सर ज्यादा भावुक फैसले बनवाता है, क्योंकि जब हम छोटे नमूने देखते हैं तो उसमें कहानी आसानी से दिखती है, और हमारा दिमाग कहानियों को पसंद करता है। जितनी ड्रामेटिक कहानी होगी उतनी जल्दी हम उस पर यकीन कर लेंगे। लेकिन असल में कहानी पूरी सच्चाई नहीं होती। अब सोचो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर कहता है मैंने 4 मरीज देखे हैं और सबको ये दवाई देने से फायदा हुआ है। सुनकर तुम्हें लगेगा वाह, ये दवाई तो चमत्कारी है, लेकिन 4 मरीज बहुत कम हैं। हो सकता है 400 मरीज में से आधे को फायदा ना हो। छोटे नंबरों पर भरोसा करना ऐसे है जैसे चाय की पत्तियों से भविष्य देखना। थोड़ा मजेदार लेकिन खतरनाक। डैनियल कानेमैन हमें सिखाते हैं कि जब भी तुम कोई बड़ा निष्कर्ष निकालो तो खुद से पूछो, ये निष्कर्ष किस पर आधारित है, कितना बड़ा नमूना है। अगर नमूना छोटा है तो हो सकता है ये बस एक संयोग हो। बड़े डेटा से नतीजे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, क्योंकि वहां उतार चढ़ाव कम होता है। हमारे दिमाग की सबसे प्यारी आदत है जल्दी जल्दी कहानी बनाना, और छोटे नंबर कहानी बनाना आसान कर देते हैं, लेकिन सही नहीं बनाते। अगर तुम बिजनेस चला रहे हो और पहले 10 कस्टमर ने तारीफ की, तो यह मत मान लो कि पूरी दुनिया को तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद आएगा। अगर पहले 5 लोगों ने बुरा कहा, तो यह भी मत सोचो कि तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया। छोटे नंबर का खेल है और यह ऊपर नीचे होगा ही। यह आदत सिर्फ बचपन या छोटे कामों में नहीं, बड़े फैसलों में भी नुकसान कर सकती है। इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, हर जगह। नेताओं के भाषण भी इसी का फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं पिछले महीने हमारे शहर में यह घटना हुई, इसलिए हमें यह पॉलिसी बदलनी होगी। लेकिन 1 महीने का छोटा डेटा कई साल की सच्चाई को नहीं बदल सकता। अब जरा खुद को एक चेकलिस्ट दो। अगली बार जब तुम कोई बड़ी राय बनाओ तो पहले नमूने का साइज देखो। छोटा साइज मतलब सावधान रहो, और याद रखो बड़ा नमूना ही बड़ा सच दिखाता है। चैप्टर 11, एंकर्स। सोचो, तुम एक दुकान में गए हो जूते खरीदने। सेल्समैन ने सबसे पहले तुम्हें एक बहुत ही महंगा जूता दिखाया, जिसकी कीमत है 10,000 रुपए। तुमने मन में सोचा वाह, ये तो बहुत महंगा है। फिर उसने तुम्हें दूसरा जूता दिखाया, कीमत सिर्फ 4,000 रुपए। अचानक तुम्हें लगा कि दूसरा जूता तो बहुत सस्ता है, एकदम सही डील। लेकिन क्या सच में वो सस्ता है, या तुम्हारे दिमाग ने पहले वाले महंगे जूते को देखकर एक एंकर सेट कर लिया, जिससे बाकी सब कीमतें कम लगने लगी? यही है एंकरिंग इफेक्ट। दिमाग की वो आदत जिसमें हम किसी शुरुआती नंबर, जानकारी या विचार को पकड़ लेते हैं और उसी के आधार पर आगे के फैसले लेते हैं। डैनियल कानेमैन हमें बताते हैं कि एंकर सिर्फ दुकानों में नहीं, हमारी रोजमर्रा की सोच में भी गहरे तक बैठा है। मान लो कोई तुमसे पूछे क्या महात्मा गांधी की उम्र 120 साल से ज्यादा थी? तुम तुरंत कहोगे नहीं, इतनी तो नहीं थी। लेकिन अगले ही पल जब तुमसे पूछा जाए गांधी जी की मौत के समय उम्र कितनी थी, तो तुम्हारा जवाब उस 120 के आंकड़े से थोड़ा इधर उधर होगा। मतलब तुम्हारा दिमाग उस बेकार से 120 के नंबर को भी अपने अंदाजे में खींच लाएगा। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई अदृश्य चुंबक हो जो शुरुआती जानकारी को पकड़कर तुम्हारे सोचने की दिशा मोड़ देता है। चाहे वो जानकारी सच हो या झूठ, जरूरी हो या बेकार, लेकिन दिमाग उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। और मजेदार बात यह है कि हमें खुद नहीं पता चलता कि यह हो रहा है। एक और उदाहरण सुनो। एक रिसर्च में लोगों से कहा गया, एक घूमता हुआ पहिया है जिस पर 1 से 100 तक नंबर हैं। इसे घुमाओ और रुके हुए नंबर को याद रखो। फिर उनसे पूछा गया, क्या अफ्रीकी देशों का प्रतिशत 50% से ज्यादा है या कम?
जिन लोगों का पहिया 10 पर रुका, उन्होंने अफ्रीकी देशों का प्रतिशत औसतन 25 बताया, और जिनका पहिया 65 पर रुका, उन्होंने औसतन 45 बताया। अब सोचो, अफ्रीकी देशों का प्रतिशत का असली जवाब उस पहिए से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी दिमाग ने उस बेकार नंबर को एंकर की तरह पकड़ लिया। यानी चाहे नंबर का सच से कोई रिश्ता ना हो, फिर भी वो हमारी सोच पर असर डाल सकता है। यही कारण है कि सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले और यहां तक कि नेगोशिएशन करने वाले लोग हमेशा शुरुआत में बड़ा नंबर बोलते हैं। वो जानते हैं पहला नंबर तुम्हारे दिमाग में घर कर जाएगा और आगे की सारी डील्स उसी से तुलना होकर सस्ती या महंगी लगेंगी। अब सोचो, तुम किसी नौकरी के इंटरव्यू में जाते हो और सैलरी की बात होती है। अगर तुम खुद ही पहले छोटी रकम बोल दोगे तो तुम्हारा अपना एंकर तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। सामने वाला सोच लेगा कि तुम्हारी कीमत इतनी ही है, लेकिन अगर तुम ऊंचा नंबर बोलो तो बातचीत का एंकर वहीं सेट हो जाएगा। एंकरिंग का खेल सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये हमारी राय, हमारे फैसले और यहां तक कि हमारी यादों में भी काम करता है। मान लो तुम किसी नए रेस्टोरेंट में जा रहे हो और दोस्त कहता है, यह जगह तो बहुत महंगी है। तुमने अभी खाना भी नहीं खाया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक एंकर सेट हो गया, महंगा। अब चाहे खाना ठीक ठाक भी हो, तुम बिल आने पर सोचोगे, हाँ सच में महंगा था। डैनियल कानेमैन बताते हैं कि यह असर इतना गहरा है कि हम इसे चाहकर भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हम इसे पहचानना जरूर सीख सकते हैं। अगली बार जब तुम कोई निर्णय लो तो खुद से पूछो, क्या मैं इस फैसले को किसी पहले से मिले नंबर या राय से जोड़ रहा हूं? अगर हां, तो ठहर कर सोचो, असली जानकारी क्या है और क्या मैं खुद से नए सिरे से सोच सकता हूं? यह ट्रिक जानना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में बहुत बार लोग तुम्हारे दिमाग में एंकर डालने की कोशिश करेंगे, कभी नंबर से, कभी कहानियों से, कभी डर से। न्यूज चैनल भी यही करते हैं। शुरुआत में एक बड़ा या चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाते हैं ताकि बाकी खबर उसी फ्रेम में दिखे। पॉलिटिक्स में भी यही खेल है। पहले डर या गुस्से का एंकर सेट कर दो, फिर बाकी बातें उसी भाव में सुनाई देंगी। एंकरिंग से बचना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तरीका है, पहले नंबर या राय को सवाल की तरह देखो, सच की तरह नहीं, और कोशिश करो कि असली डेटा अलग अलग स्रोतों से देखो। खुद के लिए एक नया एंकर बनाओ जो सिर्फ तुम्हारे रिसर्च पर आधारित हो, न कि किसी और की चाल पर। अगर तुमने ये सीख लिया तो मार्केट में, नौकरी में, रिश्तों में और यहां तक कि खुद की जिंदगी के फैसलों में भी तुम बहुत मजबूत हो जाओगे। याद रखो, पहला नंबर हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। और अगर तुम इसे पहचान लोगे तो ये खेल तुम्हारे हाथ में होगा, न कि तुम्हारे दिमाग के खिलाफ। चैप्टर 12, द साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। चलो अब हम दिमाग के एक और मजेदार लेकिन कभी कभी धोखा देने वाले खेल की बात करते हैं। सोचो, तुम रात में न्यूज देख रहे हो और अचानक एक चैनल पर खबर आती है कि किसी शहर में हवाई जहाज का हादसा हो गया। अगले ही दिन तुम सफर की प्लानिंग करते हो और तुम्हें लगता है कि हवाई जहाज से जाना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर है ट्रेन या बस से जाओ। अब असलियत क्या है? सच ये है कि हवाई सफर अब भी बस या कार से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी अभी देखी हुई घटना को बड़ा और ज्यादा आम समझने लगा। यही है अवेलेबिलिटी का खेल। दिमाग उसी चीज को सच और सामान्य मानने लगता है जो उसे सबसे पहले, सबसे आसानी से याद आ जाए। डैनियल कानेमैन इसको अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ह्यूरिस्टिक यानी दिमाग का शॉर्टकट। जैसे जल्दी फैसला लेने के लिए हम सबसे नजदीकी जानकारी उठा लेते हैं, बिना ये देखे कि वो सही है या नहीं। हमारे दिमाग में एक अजीब आदत है, जो चीजें ताजा देखी, सुनी या महसूस की हों, वो हमें ज्यादा सच्ची और ज्यादा बार होने वाली लगती हैं। इसलिए अगर पिछले हफ्ते तुम्हारे मोहल्ले में चोरी हुई है तो तुम्हें लगेगा कि चोरी हर जगह बढ़ गई है, जबकि असली आंकड़े शायद यही कहते हों कि चोरी पिछले साल से कम हुई है। ये सिर्फ डर वाली बातों में नहीं होता, खुशियों में भी होता है। मान लो तुमने किसी पार्टी में अपने कॉलेज के 3 दोस्तों से मुलाकात की जो सभी बहुत सफल हैं। घर लौटते वक्त तुम्हें लगेगा, अरे मेरे सारे पुराने दोस्त तो बड़े सफल हो गए, लेकिन असल में तुमने अपने बाकी 50 दोस्तों को याद ही नहीं किया जो औसत जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में जो लोग और कहानियां आसानी से आ गईं, बस वही तुम्हारी राय बना गईं। मनोविज्ञान में इस पर कई प्रयोग हुए हैं। एक मशहूर रिसर्च में लोगों से पूछा गया, क्या अंग्रेजी में के से शुरू होने वाले शब्द ज्यादा हैं
या ऐसे शब्द ज्यादा हैं जिनका तीसरा अक्षर के है? ज्यादातर लोगों ने कहा कि के से शुरू होने वाले शब्द ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमें के से शुरू होने वाले शब्द याद करना आसान लगता है, लेकिन तीसरे अक्षर वाला के हमारे दिमाग में तुरंत नहीं आता, जबकि असल में तीसरे अक्षर वाला के ज्यादा है। यानी दिमाग वही सच मानता है जिसे निकालना आसान हो। अब सोचो, ये खेल हमारी रोज की जिंदगी में कितना असर डालता है। न्यूज चैनल हमें बार बार सनसनीखेज खबरें दिखाते हैं, आतंकवादी हमला, एक्सीडेंट, बीमारी। नतीजा ये होता है कि हमें लगता है दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। असल में बहुत बार आंकड़े कहते हैं कि दुनिया अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन हमारी सोच को ताजा डर और ताजी कहानियां चला रही होती हैं। डैनियल कानेमन कहते हैं कि यह सिर्फ डर बनाने का खेल नहीं, बल्कि फैसले बिगाड़ने का भी तरीका है। बिजनेस में भी यही होता है। मान लो तुम्हें किसी से सुनने को मिला कि एक कंपनी में नौकरी का माहौल खराब है। यह खबर तुम्हें याद रहेगी और तुम शायद उस कंपनी का ऑफर ठुकरा दोगे, भले ही बाकी 99% कर्मचारी खुश हों। क्यों? क्योंकि नकारात्मक खबर दिमाग में ज्यादा देर तक टिकती है और आसानी से याद आती है। अवेलेबिलिटी का असर रिश्तों में भी दिखता है। अगर हाल ही में तुम्हारा अपने पार्टनर से झगड़ा हुआ है, तो तुम्हें लगेगा कि यह रिश्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में वही लड़ाई ताजा है। लेकिन अगर तुम पीछे जाकर अच्छे पलों को याद करो, तो तस्वीर बदल जाएगी। तो सवाल यह है कि हम इस जाल से बचें कैसे? पहला तरीका, हमेशा खुद से पूछो, क्या मैं ये राय सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे ये घटना अभी याद है? अगर हां, तो थोड़ा पीछे हटकर देखो कि असली आंकड़े क्या कहते हैं, और क्या ये राय लंबी सोच पर आधारित है या सिर्फ ताजा यादों पर। दूसरा तरीका, अपनी यादों की लाइब्रेरी को बड़ा करो। यानी सिर्फ वही मत सुनो या देखो जो तुम्हारे आसपास आसानी से मिल रहा है, बल्कि नई और अलग जानकारी खोजो। इससे तुम्हारा दिमाग सिर्फ आसान चीजों पर भरोसा करना बंद करेगा। एक और तरीका है, खुद को बार बार याद दिलाओ कि ताजा याद हमेशा सही तस्वीर नहीं दिखाती। जैसे अगर तुमने एक बार हवाई जहाज का हादसा देखा, तो अपने आप से कहो, यह घटना बड़ी थी लेकिन दुर्लभ थी। यह बात तुम्हारे दिमाग के डर को थोड़ा कमजोर कर देगी। डैनियल कानेमन हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। दिमाग हमेशा शॉर्टकट से काम करना चाहता है, लेकिन ये शॉर्टकट तुम्हें गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। अगर तुम अवेलेबिलिटी के इस खेल को पहचानना सीख गए, तो तुम्हारे फैसले ज्यादा संतुलित, ज्यादा सच्चे और कम डर पर आधारित होंगे। याद रखो, जो सबसे पहले याद आता है वो हमेशा सबसे सही नहीं होता। कभी कभी जो याद नहीं आता वही असली सच होता है। और अगर तुमने ये समझ लिया, तो तुम्हारा दिमाग अब दूसरों के डर और कहानियों का गुलाम नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे अपने सोचने का मालिक बनेगा। चैप्टर 13, अवेलेबिलिटी, इमोशन एंड रिस्क। सोचो, तुम एक पार्क में बैठे हो, चाय पी रहे हो, और अचानक तुम्हारे फोन पर न्यूज की एक ब्रेकिंग हेडलाइन आती है, तेज तूफान ने पूरे शहर को हिला दिया। तुम तुरंत सोचते हो, अरे अब तो मौसम ही बदल गया है, ये तो खतरनाक हो गया। लेकिन अगर तुम्हारे फोन पर उसी समय यह खबर आती कि इस साल का मौसम पिछले साल से बेहतर है, तो तुम्हारा मूड भी बदल जाता। देखो, सच तो दोनों ही खबरों के बीच कहीं होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग किस पर यकीन करेगा? उसी पर जो उसे पहले जोर से और भावनाओं के साथ मिला हो। यही है अवेलेबिलिटी, इमोशन और रिस्क का खेल। डैनियल कानेमन कहते हैं, जब हम किसी चीज का खतरा आंकते हैं, तो हम ठंडे दिमाग से गणित नहीं करते। हम अपने मन में वही तस्वीरें और आवाजें दोहराते हैं जो सबसे आसानी से याद आती हैं और जो हमारे दिल को सबसे ज्यादा हिला देती हैं। अगर कोई घटना डरावनी है और हमने उसे हाल ही में देखा है, तो हमें लगेगा कि उसका खतरा बहुत बड़ा है, भले ही उसके होने की असली संभावना बहुत कम हो। एक छोटा उदाहरण लो। मान लो टीवी पर लगातार विमान हादसे की खबरें चल रही हैं। तुम सोचोगे, अब हवाई सफर तो बहुत खतरनाक है, लेकिन असली आंकड़े कहते हैं कि हवाई यात्रा अब भी कार या बाइक से कई गुना सुरक्षित है। फिर भी दिमाग तर्क नहीं देखता, वो तस्वीरें देखता है। टूटा हुआ जहाज, रोते हुए लोग, सायरन की आवाज, और बस फैसला हो जाता है कि ये चीज खतरनाक है। इसी तरह अगर न्यूज में बार बार सुनने को मिले कि किसी बीमारी से लोग मर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि वो बीमारी हमें भी पकड़ सकती है, चाहे हमारी जगह पर उसका खतरा बहुत कम हो। हमारी भावनाएं खतरे की तस्वीर को बड़ा बना देती हैं।
डैनियल कानेमैन बताते हैं कि दिमाग में दो सिस्टम होते हैं, एक तेज और भावुक जो तुरंत डर या खुशी महसूस करता है, और दूसरा धीमा और तर्कसंगत जो डेटा और आंकड़े देखता है। अवेलेबिलिटी और इमोशन मिलकर पहले सिस्टम को तेजी से जगा देते हैं और दूसरा सिस्टम चुप बैठ जाता है। यही कारण है कि लोग ऐसे खतरों से ज्यादा डरते हैं जो दुर्लभ हैं लेकिन नाटकीय हैं, जैसे विमान हादसा, आतंकवादी हमला, शार्क का अटैक, और वो उन खतरों को कम आंकते हैं जो शांत और रोजमर्रा में होते हैं, जैसे सड़क हादसे, दिल की बीमारी या धूम्रपान। फर्क बस इतना है कि नाटकीय खतरे हमें याद जल्दी आते हैं और हमारे दिल को जोर से छूते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि लोग तब ज्यादा इंश्योरेंस खरीदते हैं जब उन्हें सिर्फ मौत का खतरा कहने के बजाय आतंकवादी हमले में मौत का खतरा कहकर समझाया जाए, क्योंकि आतंकवादी हमले की तस्वीर दिमाग में साफ बनती है, वो डर जगाती है, जबकि मौत शब्द अकेला उतना भावुक असर नहीं डालता। मतलब भावनाएं जितनी तीव्र होंगी, खतरा उतना बड़ा महसूस होगा। डेनियल कानेमैन हमें यह भी बताते हैं कि मार्केटिंग और मीडिया इस खेल को बखूबी समझते हैं। विज्ञापन बनाने वाले डर और भावनाओं का इस्तेमाल करके हमें फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें कोई हेल्थ प्रोडक्ट बेचने वाला पहले तुम्हें डर का एंकर दे, हर साल हजारों लोग इस बीमारी से मरते हैं, और फिर कहे हमारा प्रोडक्ट आपको बचा सकता है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत खरीदने को तैयार हो जाएगा। अब सवाल है कि हम इस जाल से बच सकते हैं या नहीं। जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग के पैटर्न को पकड़ना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि कोई खतरा बहुत बड़ा है, तो खुद से पूछो, क्या यह सच में इतना आम है या बस मुझे याद जल्दी आ रहा है? और फिर कोशिश करो कि भावनाओं को थोड़ा किनारे रखकर आंकड़े देखो। खतरों का आकलन सिर्फ दिल से करने से हम कई बार गलत फैसले लेते हैं, जैसे गलत इंश्योरेंस खरीदना, जरूरत से ज्यादा डरना या सही मौके छोड़ देना। लेकिन अगर हम दिल और दिमाग दोनों को साथ लाएं, तो हम संतुलित फैसले ले सकते हैं। याद रखो, भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन बिना तर्क के भावनाएं हमें धोखा भी दे सकती हैं। तो अगली बार जब तुम न्यूज में कोई डरावनी घटना देखो, तो ठहर कर सोचो, क्या यह खतरा सच में बड़ा है या बस मेरी याद में ताजा है और मेरे दिल को डरा रहा है? अगर तुम ये सवाल खुद से पूछना सीख गए, तो तुम्हारे फैसले डर पर नहीं, समझ पर आधारित होंगे। और यही असली ताकत है, अपने दिमाग को पहचानना और उसे खुद के खिलाफ काम करने से रोकना। चैप्टर 14, टॉम डब्ल्यूज स्पेशलिटी। सोचो, तुम एक लाइब्रेरी में खड़े हो, सामने सैकड़ों किताबें हैं और तुम्हारे हाथ में एक कार्ड है, उस पर एक नाम लिखा है, टॉम डब्ल्यू। अब तुमसे पूछा जाता है, ये टॉम डब्ल्यू किस तरह का इंसान होगा? ये सवाल सुनते ही तुम्हारा दिमाग काम पर लग जाता है। लेकिन यहां एक चाल है, तुम्हें टॉम डब्ल्यू के बारे में बस एक छोटा सा अधूरा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है, जैसे टॉम डब्ल्यू शर्मीला है, अपने आप में रहता है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है और किताबों में दिलचस्पी रखता है। बस इतना सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। तुरंत शायद तुम सोचते हो, ये तो साइंस पढ़ने वाला होगा, कोई मैथ्स या कंप्यूटर वाला टाइप। लेकिन ठहरो, क्या तुमने डेटा देखा? क्या तुम्हें पता है कि असल में ज्यादातर लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? नहीं, तुमने बस अपने दिमाग के शॉर्टकट को फॉलो किया। ये वही जगह है जहां डेनियल कानेमैन हमें पकड़ते हैं। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग दो लेवल पर काम करता है, एक तेज इंट्यूटिव इमेज बनाने वाला सिस्टम और दूसरा धीमा लॉजिकल डेटा चेक करने वाला सिस्टम। और सच कहूं, हम में से ज्यादातर लोग पहले वाले सिस्टम के हाथों में कैदी बने रहते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें यह जानकारी भी दी जाए कि साइंस के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, फिर भी तुम टॉम डब्ल्यू को साइंस का ही मान लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न से चिपक चुका है। तुम शर्मीला प्लस पढ़ाकू श्यामा साइंस वाली तस्वीर से अलग सोच ही नहीं पाते। यानी तुम्हारा दिमाग रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक के जाल में फंस चुका है। लेकिन यह सिर्फ टॉम डब्ल्यू की कहानी नहीं है, यह हर रोज हमारे साथ होता है। कोई तुम्हें कहे एक आदमी मोटा है, हंसमुख है और जोक्स सुनाता है, तुम तुरंत सोच लोगे ये तो जरूर कॉमेडियन होगा। लेकिन हो सकता है असल में वो टैक्सी ड्राइवर हो और ये उसका बस एक शौक हो। हम लोग स्टीरियोटाइप में इतने फंस जाते हैं कि असली प्रोबेबिलिटी भूल जाते हैं।
अब जरा गहराई में चलते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के दिमाग को कहानियां डेटा से ज्यादा पसंद आती हैं। तुम्हें अगर मैं कहूं इस शहर में 10% लोग साइंस पढ़ते हैं, तो ये बस एक नंबर है, कोई इमोशन नहीं। लेकिन अगर मैं तुम्हें टॉम डब्ल्यू जैसी कहानी सुना दूं, तो तुम तुरंत कनेक्ट करोगे। यही वजह है कि हम फैक्ट से ज्यादा फीलिंग पर भरोसा कर बैठते हैं। और यही दिक्कत है जब ये आदत बड़ी चीजों पर असर डालती है, जैसे बिजनेस में हायरिंग, कोर्ट में जजमेंट, पॉलिटिक्स में वोटिंग। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग पहले से बनी तस्वीरों के हिसाब से फैसले ले रहा होता है। अब यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है। डैनियल कानेमन कहते हैं कि ये बुरी चीज नहीं है अगर हमें इसकी समझ हो। मतलब अगर हम ये पहचान लें कि हमारा पहला इंट्यूटिव जवाब शायद गलत हो, तो हम दूसरे सिस्टम को एक्टिव कर सकते हैं, धीमे होकर, डेटा देखकर, प्रोबेबिलिटी चेक करके। सोचो, तुम्हें कल एक नई टीम में किसी के साथ काम करना है। तुम्हें बस एक लाइन सुनने को मिलती है, ये बंदा ज्यादा बात नहीं करता। तुम तुरंत मान लेते हो ये शायद घमंडी होगा। लेकिन अगर तुम रुक कर सोचो, ठीक है, डेटा क्या कहता है? क्या ज्यादा बात ना करना हमेशा घमंडी होना होता है? तब शायद तुम्हें पता चले वो बस शांत स्वभाव का है। हम में से ज्यादातर लोग टॉम डब्ल्यू की कहानी वाले जाल में हर दिन फंसते हैं, कभी लोगों को जज करते वक्त, कभी करियर के फैसलों में, कभी रिश्तों में। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग के तेज तर्रार लेकिन अधूरे सिस्टम को ब्रेक दें और धीमे, सोच समझकर चलने वाले सिस्टम को मौका दें, तो हमारे फैसले न सिर्फ बेहतर होंगे बल्कि ज्यादा सटीक भी होंगे। और हाँ, याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें हमेशा शॉर्टकट देगा, लेकिन हर शॉर्टकट मंजिल तक नहीं ले जाता। कभी कभी वो तुम्हें चक्कर खिला देता है। चैप्टर 15, लिंडा, लेस इज मोर। सोचो, तुम्हारे सामने एक लड़की की कहानी रखी जाती है। उसका नाम है लिंडा। वो 31 साल की है, अविवाहित है, तेज दिमाग, होशियार और बेहद आत्मविश्वासी। कॉलेज के दिनों में उसने फिलॉसफी पढ़ी थी। पढ़ाई के दौरान वो सामाजिक न्याय के मुद्दों में बहुत एक्टिव थी और भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाती थी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे हिसाब से लिंडा कैसी नौकरी में होगी? शायद तुम्हारा दिमाग कहेगा वो किसी बैंक में काम नहीं कर रही होगी, बल्कि किसी समाज सुधार संगठन में होगी या किसी एनजीओ में काम कर रही होगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उसकी छवि उसकी कहानी से मेल खाती है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनो। रिसर्च में लोगों से 2 सवाल पूछे गए। पहला, क्या लिंडा बैंक टेलर है? दूसरा, क्या लिंडा बैंक टेलर है और महिला आंदोलन में एक्टिव है? ज्यादातर लोगों ने दूसरा विकल्प चुना, बैंक टेलर और महिला आंदोलन में एक्टिव। सुनने में यह ज्यादा फिट लगता है ना? पर यही दिमाग हमारी आंखों में धूल झोंकता है। असलियत यह है कि किसी भी इंसान के बारे में 2 शर्तें एक साथ सच होने की संभावना हमेशा कम होती है, सिर्फ एक शर्त के मुकाबले। मतलब बैंक टेलर और महिला आंदोलन वाली संभावना सिर्फ बैंक टेलर वाली संभावना से कम है। लेकिन हमारा दिमाग, खासकर सिस्टम 1, कहानी और पैटर्न देखकर बह जाता है। हम लॉजिक को भूलकर फिट होती हुई कहानी चुन लेते हैं। यह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे कंजंक्शन फैलेसी कहते हैं। हम आंकड़ों से नहीं, भावनाओं और छवियों से फैसले लेते हैं। जैसे किसी फिल्म के ट्रेलर में अगर हीरो को तलवार से लड़ते दिखाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि पूरी फिल्म तलवारबाजी पर है, भले ही असली फिल्म में वो सीन 5 मिनट का हो। ये गलती क्यों होती है? क्योंकि हमारा दिमाग कहानी पसंद करता है। कहानी में जब किरदार, बैकग्राउंड और घटना सब मेल खाते हैं, तो वो हमें सही लगती है। पर सही लगना और सच होना, ये 2 अलग बातें हैं। अब सोचो, ये आदत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना असर डालती है। मान लो तुम किसी को देखते हो, वो स्मार्ट कपड़े पहने हैं, हाथ में महंगी घड़ी है, कार भी शानदार है। तुम्हारा दिमाग तुरंत ये जोड़ देगा, ये अमीर होगा, सफल होगा और शायद पढ़ा लिखा भी। पर हो सकता है असल में वो उधार लेकर ये सब दिखावा कर रहा हो। हम तथ्यों से पहले छवि पर भरोसा कर लेते हैं। लिंडा का केस हमें सिखाता है, जो चीज ज्यादा डिटेल्ड लगे वो जरूरी नहीं कि ज्यादा सच भी हो। कभी कभी कम जानकारी ही ज्यादा सही होती है। जैसे गणित में 100 में से 70 लोग चाय पीते हैं और 40 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो दोनों पीने वालों की गिनती सिर्फ चाय पीने वालों से कम ही होगी। ये लॉजिक सीधा है, लेकिन कहानी दिमाग को घुमा देती है। अगर हम ये समझ लें कि कम ज्यादा है, मतलब जब तथ्य चाहिए
तो सादा और सीधा जवाब ही सबसे मजबूत होता है, तो हम कई गलत फैसलों से बच सकते हैं। पर इसके लिए हमें सिस्टम 1 के जल्दी जल्दी फैसलों से थोड़ा रुककर सिस्टम 2 को मौका देना होगा। तो अगली बार जब तुम किसी कहानी में खोकर लिंडा जैसी गलती करने लगो, तो खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ एक फिट होती हुई कहानी चुन रहा हूं या असली संभावना को देख रहा हूं? याद रखो, दिमाग कहानियों से प्यार करता है, लेकिन जिंदगी में सच्चाई और संभावना, ये दोनों हमेशा कहानी के हिसाब से नहीं चलते। चैप्टर 16, कॉजेस ट्रम्प स्टैटिस्टिक्स। सोचो, तुम एक छोटे से गांव में खड़े हो। सामने एक पुराना कुआं है। लोग कहते हैं ये कुआं जादुई है। अब तुम चाहो तो सरकारी रिकॉर्ड निकालकर पानी की रिपोर्ट देख सकते हो, आंकड़े पढ़ सकते हो, या फिर किसी बुजुर्ग की कहानी सुन सकते हो जो कहे, मैंने इस कुएं का पानी पीकर 40 साल जिया हूं बेटा, यही असली दवा है। अब सवाल यह है, तुम किस पर ज्यादा भरोसा करोगे, आंकड़ों पर या कहानी पर? ज्यादातर लोग कहानी पर। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग आंकड़ों से कम, कहानियों से ज्यादा जुड़ता है। हम इंसान हजारों साल से आंकड़ों वाली मशीन नहीं रहे, हम किस्सों वाली मखलूकन रहे हैं। आग के किनारे बैठकर बुजुर्गों की बातें सुनना, वीरों की गाथा सुनना, डरावनी कहानियां सुनकर सावधान रहना, यही हमारा असली दिमाग का पुराना सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर में एक खास बग है। कारण यानी कॉज की ताकत आंकड़ों से हमेशा भारी पड़ती है। मान लो एक न्यूज आती है, देश में सड़क हादसों में पिछले साल 5% कमी आई है। सुनकर अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर उसी दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारे मोहल्ले में एक लड़के को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा यह तो बहुत खतरनाक है। अरे भाई, आंकड़े कह रहे हैं कि हादसे कम हुए हैं, लेकिन कहानी कह रही है कि हादसा हुआ है, और दिमाग कहानी की तरफ भागेगा। ये ही कॉजेस ट्रम्प स्टैटिस्टिक्स का खेल है। सोचो, तुम्हें बताया जाए इस नई दवा से हार्ट अटैक का खतरा 30% कम होता है। ये आंकड़ा अच्छा है, लेकिन अगर कोई दोस्त कहे मेरा चाचा ये दवा खा रहा था फिर भी हार्ट अटैक आ गया, तो तुम्हारा भरोसा डगमगा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जिंदा ताजा कारण ने तुम्हारे दिमाग में डर का बीज बो दिया। दिमाग का सिस्टम 1, जो तेज, भावनात्मक और कहानी प्रिय है, वो कहता है ये चाचा की कहानी असली है, इसे भूलना नहीं। सिस्टम 2, जो धीमा और तर्क वाला है, कहता है लेकिन डेटा तो कह रहा है कि यह दवा काम करती है। मगर सिस्टम 1 की आवाज ज्यादा ऊंची होती है, और इंसान वही सुनता है जो दिल को छू जाए, चाहे वो आंकड़ों से मेल खाए या ना खाए। हम हर चीज में एक कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट गिरा, हम कहेंगे क्योंकि सरकार ने नया टैक्स लगाया। बारिश कम हुई, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। किसी की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसे एक गुरु मिल गए। ये क्यों ढूंढने की आदत इतनी गहरी है कि अगर हमें कोई कारण न भी मिले तो हम बना लेते हैं। एक बार एक साइंटिस्ट ने लोगों को 2 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप को एक आंकड़ा दिखाया, पिछले साल 1000 लोगों में से 5 लोग बीमार हुए। दूसरे ग्रुप को एक कहानी सुनाई। एक लड़की थी जिसका नाम सारा था, उसे ये बीमारी हुई। अब गेस करो किस ग्रुप पर असर ज्यादा हुआ? कहानी वाले ग्रुप पर, क्योंकि इंसान का दिमाग चेहरे, नाम और घटनाएं याद रखता है, न कि प्रतिशत और ग्राफ। तुम्हें पता है पॉलिसी मेकर और मीडिया वाले इस ट्रिक का फायदा कैसे उठाते हैं? मीडिया कहेगा देखो ये मासूम बच्चा बाढ़ में बह गया। वो ये नहीं कहेगा बाढ़ में 500 लोग मरे, क्योंकि एक बच्चे का चेहरा तुम्हें रुला देगा, लेकिन 500 की संख्या तुम्हारे दिमाग में बस एक ठंडी जानकारी रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तुम अपने फैसले ले रहे हो, नौकरी बदलनी है, पैसा निवेश करना है, सेहत के लिए कोई कदम उठाना है, तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि कहीं तुम्हारा दिमाग कहानी के जादू में तो नहीं फंस गया। कारण जरूरी है, लेकिन आंकड़े झूठे नहीं होते। दोनों को साथ में देखना सीखो। अगर सिर्फ कारणों के पीछे भागोगे तो एक इंसान की घटना तुम्हें 10 करोड़ लोगों की हकीकत से भटका सकती है। जरा सोचो, अगर तुमने एक बार फ्लाइट में हल्का झटका महसूस किया और डर गए, तो अगली बार फ्लाइट में चढ़ते वक्त तुम डरोगे, भले ही आंकड़े कह रहे हों कि हवाई जहाज से सफर सड़क से 100 गुना सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो छोटा सा झटका एक बड़े खतरे का कारण बन चुका है। इसलिए अगली बार जब तुम सुनो क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए वैसा हुआ, तो अपने दिमाग से पूछो
क्या ये सच में आंकड़ों से साबित होता है या सिर्फ कहानी से? याद रखो, जिंदगी एक कोर्ट रूम नहीं है जहां सिर्फ सबूत जीतते हैं। जिंदगी एक थिएटर है जहां कहानियां, चेहरे और भावनाएं हमें मोहित कर लेती हैं। लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो थिएटर का मजा भी ले और बैक स्टेज का सच भी जानता हो। चैप्टर 17, रिग्रेशन टू द मीन। सोचो, तुम एक क्रिकेट मैच देख रहे हो। पहले ओवर में बॉलर ने लगातार 3 विकेट ले लिए। तुम तुरंत सोचते हो, ये तो आज का हीरो है, आज तो ये सबको धो देगा। लेकिन अगले ओवर में वही बॉलर 4 चौके खा लेता है। तुम्हारा दिमाग हैरान हो जाता है, अरे ये क्या हो गया? यही है रिग्रेशन टू द मीन, यानी औसत की तरफ लौटना। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि कोई व्यक्ति या चीज हमेशा उसी लेवल पर परफॉर्म करेगी जैसा हमने अभी देखा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी एक झूले की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, और आखिर में सब अपनी औसत पर लौट आते हैं। एक और उदाहरण लो। मान लो तुम्हारे क्लास में एक बच्चा है जो पहली परीक्षा में टॉप करता है। तुम सोचते हो ये तो जीनियस है, हर बार टॉप करेगा। लेकिन दूसरी परीक्षा में उसका स्कोर थोड़ा कम हो जाता है। तुम हैरान हो जाते हो, लेकिन दरअसल ये नॉर्मल है। पहली बार उसका स्कोर औसत से ऊपर चला गया था, लेकिन अगली बार वो औसत के करीब आ गया। हमारे दिमाग को ये खेल समझना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा अच्छे या बहुत बुरे नतीजे याद रहते हैं। हमें लगता है कि ये नतीजे किसी खास कारण से आए हैं, मेहनत, टैलेंट, किस्मत। लेकिन कई बार ये सिर्फ संयोग, चांस होता है। डेनियल कहनेमन बताते हैं कि ये सोच की गलती हमें बहुत बार फंसा देती है। जैसे एक कंपनी अगर एक साल में बहुत प्रॉफिट कमाती है तो हम सोचते हैं कि अगला साल भी वैसा ही होगा। लेकिन कई बार अगला साल थोड़ा नीचे चला जाता है, क्योंकि हर बार टॉप पर रहना लगभग नामुमकिन है। ये बात खेलों में भी दिखती है। किसी खिलाड़ी ने एक मैच में बहुत अच्छा खेला तो हम सोचते हैं कि अब वो हर मैच में धमाल करेगा। लेकिन फिर एक दिन उसका परफॉर्मेंस थोड़ा गिर जाता है। हम तुरंत सोचते हैं शायद ये उतना अच्छा नहीं था जितना लगा। लेकिन सच्चाई है, औसत की तरफ लौटना एक नेचुरल प्रोसेस है। अब जरा सोचो, अगर हम इस बात को समझ लें तो हम कितनी गलत उम्मीदों से बच सकते हैं। हम किसी के एक बार के परफॉर्मेंस पर ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि हर इंसान, हर टीम, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी में भी यही होता है। कभी हम बहुत अच्छे दिन देखते हैं, कभी थोड़ा कम अच्छे। अगर अच्छा दिन आया है तो अगली बार थोड़ा नॉर्मल होना स्वाभाविक है, और अगर बुरा दिन आया है तो अगली बार थोड़ा बेहतर होना भी तय है। इस सोच को अपनाना हमें शांति देता है। हम किसी एक घटना से अपना मूड, अपना फैसला और अपनी उम्मीदें पूरी तरह नहीं बदलते। हम पेशेंटली देखते हैं, समझते हैं और फिर फैसले लेते हैं। तो अगली बार जब कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा नतीजा दिखे तो खुद से पूछो, क्या ये सिर्फ एक अपवाद है? क्या ये सिर्फ एक बार का खेल है? और क्या अगली बार ये औसत की तरफ लौट आएगा? जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारी सोच और फैसले दोनों ज्यादा संतुलित होंगे। और यही है समझदारी, शोर में भी पैटर्न देख पाना। चैप्टर 18, टमिंग इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस। सोचो, तुम्हारे सामने एक दोस्त बैठा है जो बहुत कॉन्फिडेंट होकर कह रहा है, मुझे पक्का पता है यह आदमी जरूर सफल होगा। उसकी बातें देखो, उसका आत्मविश्वास देखो। या फिर कोई कह दे, ये कंपनी अगले साल जरूर डूब जाएगी, इसके हालात ऐसे ही हैं। हम सबने ऐसे दावे सुने हैं, और सच्चाई ये है कि अक्सर ऐसे अनुमान हमारे दिमाग के एक तेज लेकिन अधीर हिस्से से आते हैं, जिसे कहनेमन इंट्यूशन कहते हैं। ये वही हिस्सा है जो जल्दी फैसला लेना चाहता है, बिना ज्यादा सोचे। बस जो दिख रहा है और महसूस हो रहा है उसी पर भरोसा कर लेता है। लेकिन क्या यह तरीका सही है? नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग, खासकर जब हम जल्दी में हों या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हों, तब हकीकत से ज्यादा अपनी कल्पनाओं पर भरोसा करने लगता है। मान लो तुम एक खिलाड़ी को खेलते देख रहे हो। पहले मैच में उसने बहुत अच्छा खेला। अब तुम्हारा दिमाग तुरंत सोच लेगा, ये तो हमेशा ही अच्छा खेलेगा। लेकिन अगले मैच में वो औसत प्रदर्शन करे तो तुम हैरान हो जाते हो। ये है इंट्यूटिव प्रेडिक्शन की चाल। दिक्कत ये है कि हम एक छोटी सी जानकारी को लेकर एक बड़ा, लंबा और पक्का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये हमारे दिमाग का सिस्टम 1 है, तेज, आत्मविश्वासी, लेकिन अक्सर अधूरा। हमें लगता है कि हमने पूरी तस्वीर देख ली है, जबकि सच में हम सिर्फ पहला कोना देख पाए हैं। कहनेमन कहते हैं, अगर हमें इस जाल से बचना है तो हमें अपने दिमाग के इस तेज हिस्से को थोड़ा धीमा करना होगा और अपने सिस्टम 2
यानी सोच समझकर धीरे और तर्क के साथ फैसले लेने वाले हिस्से को ज्यादा सक्रिय करना होगा। सोचो, एक कंपनी के शेयर का दाम अचानक ऊपर चला गया। एक इंट्यूटिव दिमाग तुरंत सोचेगा, ये तो और ऊपर जाएगा, अभी खरीद लो। लेकिन एक शांत सोच समझ वाला दिमाग पूछेगा, ये ऊपर क्यों गया? क्या इसकी वजह स्थायी है या बस एक अस्थायी उछाल? यही फर्क है कच्ची भविष्यवाणी और पकी हुई तर्क आधारित भविष्यवाणी में। इसको टेमिंग इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस कहते हैं, यानी अपने अंदर की जल्दीबाजी वाली भविष्यवाणियों को काबू में रखना। इसके लिए एक आसान तरीका है। पहले अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए रुकने पर मजबूर करो। खुद से पूछो, क्या यह सिर्फ मेरा पहला इंप्रेशन है या मैंने सारी जरूरी जानकारी देख ली है? दूसरा तरीका, अपने दिमाग को डेटा और आंकड़ों से दोस्ती कराओ। हम इंसान कहानियों और चेहरे पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन नंबर और पैटर्न को नजरअंदाज कर देते हैं। मान लो किसी स्कूल में 1 साल के टॉपर ने अगली बार औसत प्रदर्शन किया। यह कोई जादू या बदकिस्मती नहीं, यह रिग्रेशन टू द मीन है, यानी किसी भी प्रदर्शन का समय के साथ औसत पर लौटना। तीसरा तरीका, खुद को याद दिलाओ कि आत्मविश्वास और सही होने की संभावना दोनों अलग चीजें हैं। कोई इंसान जितना जोर से अपने अनुमान पर भरोसा दिखाता है, यह जरूरी नहीं कि वो उतना ही सही भी हो। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को यह सिखाओ कि भविष्य को लेकर अहंकारी मत बनो। दुनिया अनिश्चित है और हमें सिर्फ उतना ही पता है जितना हमने सच में देखा और समझा है। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई बहुत पक्का अनुमान आए, खासकर वो जो जल्दी में बना हो और तुम्हें बहुत स्मार्ट महसूस करा रहा हो, तो जरा रुकना। अपने आप से कहना, ठीक है दिल और दिमाग, पहले हम थोड़ा ठंडा पानी पीते हैं, फिर सोचते हैं। शायद यही एक छोटा सा ब्रेक तुम्हें एक बड़ी गलती से बचा दे। चैप्टर 19, द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सोचो, तुम किसी पुराने दोस्त से मिलते हो और वो तुम्हें अपने बिजनेस की कहानी सुनाता है। वो कहता है, सब मेरी समझदारी, मेरी मेहनत और मेरे सही टाइमिंग का कमाल है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन सच्चाई क्या है? हो सकता है उसके पीछे किस्मत का बड़ा हाथ हो, सही जगह सही समय पर होना हो, या फिर कुछ ऐसे हालात जिन पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। लेकिन हम इंसान, हम कहानियों से प्यार करते हैं, और जब कोई कहानी सुनाई जाती है, हम उसे पूरी तरह सच मान लेते हैं। यही है द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने का भ्रम। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने की मशीन है। हमें हर चीज में कारण और परिणाम दिखाना अच्छा लगता है। जैसे अगर कोई कंपनी बहुत आगे बढ़ गई, तो हम तुरंत उसकी सफलता के पीछे के रहस्य ढूंढने लगते हैं। हम कहते हैं, उनका लीडर विजनरी है, उनकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, उनकी टीम एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। लेकिन क्या सच में यही कारण है? नहीं, असली कारण कई बार इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। फिर भी हमारा दिमाग एक सिंपल, साफ सुथरी कहानी बना देता है और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये इल्यूजन सिर्फ बिजनेस में नहीं, हर जगह है। खेलों में देख लो, कोई टीम लगातार जीतती है तो हम कहते हैं, उनके कोच जीनियस हैं, खिलाड़ी मोटिवेटेड हैं। लेकिन अगले साल वही टीम बुरी तरह हार भी सकती है। क्या कोच अचानक बेवकूफ हो गए? क्या खिलाड़ी ने मेहनत छोड़ दी? नहीं, बस खेल में भी लक, हालात और कई अनजाने फैक्टर्स काम करते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। असल समस्या यह है कि हम पास्ट को बहुत साफ देखते हैं और सोचते हैं कि हमने सब समझ लिया। लेकिन भविष्य, वो तो धुंध में है। हम भूल जाते हैं कि अगर कल का खेल इतना अनप्रेडिक्टेबल था, तो आज उसे परफेक्ट कहानी में बदल देना सिर्फ इल्यूजन है। और यह इल्यूजन डेंजरस है, क्योंकि यह हमें ओवर कॉन्फिडेंस देता है। हम सोचते हैं, मैंने पैटर्न समझ लिया है, अब मैं भविष्य प्रिडिक्ट कर सकता हूं। लेकिन सच्चाई, भविष्य का रास्ता हमेशा अनिश्चित है। डैनियल कानेमन हमें यहां एक गहरी सीख देते हैं कि इंसान के दिमाग को रैंडमनेस से नफरत है। हमें अनसर्टेनिटी असहज लगती है, इसलिए हम उसे मिटाने के लिए कहानी बना देते हैं। ये कहानी कभी कभी सच के करीब होती है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं होती। यही वजह है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है या कोई बड़ी सफलता मिलती है, तो लोग बाद में कहते हैं, ये तो ऑब्वियस था। लेकिन वो ऑब्वियस सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के बाद होता है, पहले कभी नहीं। सोचो, अगर तुम्हें शेयर मार्केट में कोई स्टॉक तेजी से बढ़ता दिखे, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत उसकी सक्सेस की कहानी बना देगा। कंपनी इनोवेटिव है, सीईओ स्मार्ट है।
लेकिन क्या तुमने उन हजारों कंपनियों को देखा जो उतनी ही इनोवेटिव और स्मार्ट थीं, फिर भी असफल रहीं? नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ विनर्स को देखता है और फिर उनके लिए परफेक्ट कहानी गढ़ देता है। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। सिर्फ बचने वालों पर ध्यान देना, हारने वालों को भूल जाना। तो इस भ्रम को काबू में कैसे रखा जाए? पहला कदम है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। मान लो कि तुम्हारा नॉलेज सीमित है और जो दिख रहा है वो पूरी तस्वीर नहीं है। दूसरा कदम है डेटा पर भरोसा करना, सिर्फ कहानी पर नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि किसी के सफल होने के कारण साफ साफ दिख रहे हैं, तो रुक कर सोचो, क्या मैं सारे फैक्ट्स देख रहा हूं या सिर्फ वही जो आसानी से समझ आ रहे हैं? तीसरा कदम, याद रखो कि रैंडमनेस हमेशा खेल में है और भविष्य में कोई भी आउटकम गारंटी से नहीं कहा जा सकता। कहानी बनाना बुरा नहीं है। कहानियां हमें मोटिवेट करती हैं, हमें सेंस देती हैं कि दुनिया में मीनिंग है। लेकिन जब बात फैसले लेने की आती है, खासकर पैसे, करियर या बड़े जीवन के निर्णय, तब कहानी की बजाय एविडेंस को देखना जरूरी है। वरना हम उसी भ्रम में फंस जाते हैं जिसमें हर हारा हुआ खिलाड़ी कहता है, अगर बस एक चांस और मिलता, और हर जीता हुआ खिलाड़ी मानता है, यह सब मेरी प्लानिंग थी। तो अगली बार जब कोई तुम्हें परफेक्ट सक्सेस स्टोरी सुनाए, तो मुस्कुराओ, लेकिन अपने दिमाग से कहो, सुन, ये कहानी मीठी है, लेकिन पूरी सच्चाई शायद इससे कहीं बड़ी और उलझी हुई है। क्योंकि सच्चा समझदार वही है जो मान ले कि वो सब कुछ नहीं समझ सकता और फिर भी जिज्ञासा के साथ सीखता रहे। चैप्टर 20, द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। सोचो, तुम एक घोड़े की रेस देख रहे हो। भीड़ चीख रही है, माहौल गर्म है, और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे कान में कहता है, देख लेना, ये नंबर 7 वाला घोड़ा जीतेगा। तुम उससे पूछते हो, क्यों? और वो आत्मविश्वास से कहता है, मुझे बस पता है। अब सवाल ये है, क्या उसे सच में पता है, या फिर ये बस उसके दिमाग का एक खेल है, एक भरोसे का भ्रम, जिसे हम इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी कहते हैं। यह भ्रम बहुत चालाक है। यह हमें यकीन दिलाता है कि हमारा अंदाजा सही है, सिर्फ इसलिए कि वो हमें सही महसूस होता है। जैसे अगर कोई इंसान सालों से शेयर मार्केट में है और उसने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं, तो वो सोच सकता है, मेरे फैसले हमेशा सही होंगे। लेकिन असलियत यह है कि उसका दिमाग पिछले अनुभवों को पकड़कर यह मान लेता है कि भविष्य भी वैसा ही होगा। और यही गलती होती है। हमारे दिमाग को पैटर्न बहुत पसंद है। जैसे अगर तुम्हें दिखे कि पिछले 4 दिन बारिश हुई है, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा 5वां दिन भी बारिश होगी। क्यों? क्योंकि दिमाग सोचता है जो हो रहा है वही चलता रहेगा। लेकिन असल में मौसम अपने हिसाब से चलता है, तुम्हारी कहानी के हिसाब से नहीं। अब देखो, कई बार हम अपने अनुभवों और ज्ञान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी राय पक्की है। जैसे अगर कोई कोच अपने खिलाड़ियों को सालों से ट्रेन कर रहा है, तो उसे लगता है कि वो पहली नजर में ही बता सकता है कि नया खिलाड़ी अच्छा है या नहीं। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि ऐसे पहली नजर वाले फैसले अक्सर उतने सही नहीं होते जितना हम सोचते हैं। डैनियल कानेमन बताता है कि हमारा दिमाग सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में बंटा है। सिस्टम 1 तेज है, जल्दी फैसला करता है और महसूस करने पर भरोसा करता है। सिस्टम 2 धीमा है, सोचता है, आंकड़े देखता है। इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी का खेल सिस्टम 1 खेलता है। वो हमें यकीन दिलाता है कि हमारा गट फीलिंग ही सच है। लेकिन असली खेल तब बदलता है जब हम सिस्टम 2 को मौका देते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते हैं। मान लो तुमने एक नया बिजनेस शुरू करना है। तुम्हें लगता है, मैं इस मार्केट को समझता हूं, मुझे अंदाजा है कि लोग मेरा प्रोडक्ट पसंद करेंगे। लेकिन क्या तुमने डेटा देखा है? क्या तुमने रिसर्च की है, या सिर्फ अपने अनुभव और एहसास पर भरोसा किया है? अगर सिर्फ एहसास है तो सावधान, शायद तुम इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी के जाल में हो। यह जाल बड़ा मीठा है क्योंकि यह हमें कंट्रोल का एहसास देता है। हम सोचते हैं, मैंने पहले सही फैसले लिए तो अब भी सही लूंगा। लेकिन असली दुनिया में नतीजे कई चीजों पर निर्भर करते हैं। किस्मत, समय, हालात और वो बातें जो हमारे हाथ में ही नहीं होती। असल में समझदार इंसान वही है जो मान ले कि उसका ज्ञान सीमित है, जो मान ले कि उसका अंदाजा गलत भी हो सकता है, और जो फैसले लेते समय सिर्फ अपनी आत्मविश्वास की आवाज नहीं बल्कि हकीकत के आंकड़े भी सुने। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मुझे पता है मैं सही हूं, तो खुद से पूछना,
क्या ये सच में मेरी समझ है या बस मेरे दिमाग का बनाया हुआ भरोसे का भ्रम? यही सवाल तुम्हें गलतियों से बचा सकता है और सही रास्ते पर रख सकता है।